अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट एलीज़े और आज मैं आपके लिए लाई हूँ हया राजपूत के कलम से लिखा गया नावल दश्ते हिजरा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। चलिए अब नावल की तरफ चलते हैं। कुछ ही देर में नहा धोकर बाहर निकलकर और बाल बनाकर टेबल की तरफ आया जहाँ सिकंदर उसी का इंतज़ार कर रहा था। खाने के दौरान भी नॉर्मल अंदाज में सिकंदर से बातें करता रहा और खाने के बाद उससे दवाई भी सुकून से खा ली। खाने के बाद वो कब्रिस्तान की जानिब चल दिया। दानी, मुझसे प्रॉमिस करो रोगे नहीं, मेरा शेर तो बहुत बहादुर है ना। सिकंदर ने गाड़ी में बैठते उसे समझाया। डोंट वरी भाई जान, मैं बिल्कुल नहीं रोता। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए उसको देखा। सिकंदर जो एक नज़र अपना रुख दोबारा विंडो स्क्रीन की जानिब कर चुका था। बाकी रास्ता खामोशी से कटा। कब्रिस्तान की बाहर बाड़ी रोकते उसने एक बार फिर से यज़दान की हिम्मत बंधाई। अपने बाप की कब्र तक उसे यज़दान का हाथ पकड़े रखा। कब्र पर पहुँचकर उसने यज़दान की ढारस बंधाने को उसके कंधे के गिर्द बाजू फैला उसे अपने साथ लगाया। उसी कब्र पर पूर रखकर फातिहा खानी के लिए हाथ उठाया। उसे देखकर यज़दान ने भी हाथ उठाया। खुद पर इंतहाई ज़ब्त करके खड़ा था। इस वक्त क्या महसूस हो रहा था वही जानता रहे उसका खुदा। सिकंदर ने अपनी आंखों से उसके बाप को इसकी हरकत पर पछताते देखा था। उसने कदम लड़खड़ाते गिरते देखा। अपनी आंखों से उन्हें कदम ब कदम मौत की जानिब बढ़ते देखा। उन्हें मौत की गहरी खाई में मददते देखा और बिलाखिर अपने ही हाथ से उन्हें मिट्टी तरह दफनाया। उसका दिल काम गया था अपने बाप को मिट्टी तरह दबाते। उसका दिल चीखे मारता रो रहा था। चेहरे पर अज़ियत दुख के रंग थे मगर उसका लहू छलकाती आंखों में से एक आंसू भी नहीं गिरने दिया। अगर वही हिम्मत हार जाता, बेहाल हो जाता तो यज़दान को कौन संभालता। उसे यज़दान की खातिर खुद को संभाला था। आज भी खुद पर ज़ब्त की गहरी सुर्ख आंखों के साथ खड़ा ज़ेर लब फातिहा ख़्वानी कर रहा था। यज़दान भी भीगी आंखों के लिए फातिहा ख़्वानी कर रहा था। उसकी विल पावर पहले ही काफ़ी बेहतर हो गई थी जिसमें सारा हाथ सिकंदर का था। वो रूटीन से उसकी काउंसलिंग करवाता, ख़ासतौर पर वक्त देता, उसके साथ मुख्तलिफ गेम्स खेलता, उसकी तवज्जो दूसरी किस्म की एक्टिविटीज़ में करवा कर उसके यज़दान को काफ़ी हद तक मेंटल स्टेट से निकाल दिया था। इस स्टेट में अपने बाप की वफ़ात के बाद चला गया। फातिहा पढ़ने के बाद उसने सिकंदर को देखा और दुआ के अंदाज में हाथ उठाई यकटक अपने बाप की कब्र को देख रहा था। उसके देखने पर सिकंदर ने जल्दी से चेहरे पर हाथ फेरते उसे देखा, जो आज वादे के मुताबिक ना ही रोया ना ही उसकी तबीयत बिगड़ी थी। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए उसके लिए बाजू फैलाया और उसके लिए कब्रिस्तान से बाहर निकला। उसे यज़दान के लिए बहुत खुशी हो रही थी। अब धीरे धीरे मुसलसल थंभर आता। कहाँ वो एक माह पहले का यज़दान जो ज़रा सी बात पर चीखने चिल्लाने लगता था, वो अपने बाप की कब्र पर जाकर खुद को अच्छे से संभाले हुआ था। उसे खुशी हुई थी कि पूरे माह की मेहनत बेकार नहीं की बल्कि मस्बत रंग लाई है। कब्रिस्तान से वापसी का रुख अब गेमिंग क्लब की जानिब था। वहाँ 2 घंटे गुजारने के बाद शॉपिंग और डिनर के बाद रात गए शाह पैलेस में वापस आया। यज़दान पूरा दिन सिकंदर के साथ गुजार कर बहुत खुश था। वापस आते थके हुए बायस यज़दान तो सो गया मगर सिकंदर अब साजिद मलिक का फंदा तंग करने का सोच रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे। यज़दान हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी की जानिब बढ़ रहा था। दानी ने रशिया के टिकट्स कंफर्म करवाया। एनवायरनमेंट चेंज करेंगे, अब कुछ देर ब्रेक लेंगे तो तुम अच्छा फील करोगे। उसने स्विमिंग पूल के किनारे आते कोहनियाँ टिकाए सामने शेड से नीचे बढ़ी यज़दान को आगाह किया। सीरियसली वो खुश हुआ। सिकंदर ने पूल से बाहर आकर मुलाजिम से टॉवल पकड़ते दोनों हाथ बालों में फेरते सर लाया। यू डिड इट ग्रेट, उसने खुश होते सराहा। सिकंदर तौलिया वापस मुलाजिम को पकड़ाता, शर्ट पहनकर उसके बाल बिगाड़ता मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया। 2 दिन बाद उसकी रूस की फ़्लाइट थी और सारी तैयारी मुकम्मल थी। यज़दान के लिए तो एक रिक्रिएशनल टूर था मगर सिकंदर के लिए एक मुहिम थी, एक गद्दार को कैफर किरदार तक पहुंचाने का सफ़र। साजिद मलिक नहायत काबिल और शातिर ऑफिसर था जो रशियन माफिया की गहरी नज़र थी। वो बरतानिया के मुनत्तिद किए पेट्रोल स्टेट के दौरान उनकी नज़र में आया था जब 140 ममालिक के फौरी दस्तों में से सबसे आगे बढ़ गया था, जो एक नहायत मुश्किल टेस्ट था। उसे पास करना आसान काम नहीं था मगर वो नंबर 1 पर आया था। उसकी बर्बादी का दौर शुरू हुआ था। बड़ी ताकतें यूं ही नहीं बन जाती बल्कि उनके पीछे कहीं कहानियाँ छुपी होती हैं। उन्होंने साजिद मलिक को ट्रेन करना शुरू किया। साजिद मलिक से पहली मुलाकात पाकिस्तान में ही हुई जिसमें उन्होंने अपने साथ काम करने की ऑफर दी। बदले में ना सिर्फ मुँह मांगे दाम बल्कि वादा किया कि रूस में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, वहाँ की नेशनैलिटी और खूबसूरत मुस्तकबिल की ज़मानत थी। साजिद मलिक के मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता था। बड़े भाई के घर में अकेला कमाने वाला था। उसे इतनी बड़ी ऑफर देखकर कुछ देर सोचने का वक्त मांगा। साजिद को अपना इस काम में कोई कबाहत महसूस नहीं हुई। उसे बस कुछ काम करने थे और बदले में सब उसका होता था। साजिद मलिक फितरतन लालची और पैसे के पीछे भागने वाला इंसान था। उसने हसन सिकंदर की शोहरत और उनका पैसा लेकर ही फ़ौज ज्वाइन की थी और शोहरत के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करते पेट्रोल टेस्ट में नुमाया मकाम हासिल किया। सबसे बड़ी उसे शोहरत तो खूब मिली मगर उसका लालचीपन मज़ीद बढ़ गया। उसकी लालच की भूख ख़त्म होने को नहीं आ रही थी, सो ऐसे में ऑफ़र किसी नेमत से कम ना लगी। 1 हफ़्ता सोच विचार के बाद उन्होंने रूसियों को हाँ बोल दी। रशियन माफिया के ख़िलाफ़ जो मिशन ISI करी थी, कर्नल हसन सिकंदर शाह उसे लीड कर रहे थे। यही बात उसके लिए खुशाइन थी। वो साजिद मलिक और हसन सिकंदर के माबैन रिश्ते की नोयत से बखूबी वाकिफ़ थे। कर्नल हसन को भी मुतअद्दिद बार ऐसी ऑफर्स मिल चुकी थी। वो साजिद मलिक से कहीं ज़्यादा होनहार, होशियार और काबिल ऑफिसर थे मगर एक सच्चे और मुहिब वतन पाकिस्तानी थे जिनके लिए अवलीन तरजीह उनका वतन था और अपने आप पर कुर्बान कर सकते थे। उन्होंने किसी शोहरत या पैसे की खातिर फोर्स से ज्वाइन नहीं की बल्कि उन कोजनों को शौक
शौक पाक आर्मी के रास्ते पर ले गया। हसन सिकंदर एक जद्दी पुश्ती रईस थे। उनके ख़ानदान में नौकरी को गाली के बराबर समझा था। जब उन्होंने पाक फ़ौज ज्वाइन की तो सबके ने खूब खिलाफत की, मगर डटे रहे। बिलाखिर उनके वालिदैन को मानना पड़ा। अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। रशियन माफियाज ने साजिद मलिक की सूरत में अपना जासूस हसन सिकंदर की टीमें घुसा दिया। फिलहाल साजिद मलिक अपना काम होशियार से करने वाले रशियन माफिया की ड्रग और असले की कंसाइनमेंट को हसन की नज़र से बचाकर ओके करवाना और रूस में मौजूद पाक एजेंट्स की मुखबरी करना था। रूसी उसे अपना काम करवाने के साथ साथ ब्रेन वॉशिंग भी कर रहे थे ताकि वक्त आने पर पाकिस्तान की बजाय रूस को चुने। साजिद मलिक जैसे होशियार इंसान की नस्ब करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उस मिशन में हर गलती पर हसन सिकंदर उसे समझाते और अगले मिशन के लिए नए सिरे से मोटिवेशन देते। आहिस्ता आहिस्ता रूसी दायरा कार में इजाफा करते गए और वहीं हसन सिकंदर के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। हसन सिकंदर जो प्लान करते उस पर अमल दरामद करने से कबल रूसी अपना हिफाजती इंतजाम कर चुके थे। उस मिशन के दौरान उनके बहुत सारे सिपाही शहीद हो चुके थे, मगर एक होनहार ऑफिसर होने के बावजूद अपने जूनियर्स के लिए एक बात हिम्मत लीडर थे। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में साबित कदमी का नाम अपनी टीम को दर्ज दिया, बल्कि उसे खुद पर हमेशा अमल पैरा रहे। ये पहला मिशन था जो 1 साल के अरसे पर मुहीत होता चला गया। इस जंग में सिर्फ बैरूनी ताकतों से नहीं बल्कि अंदरूनी ताकतों से भी थी। जंग अगर किसी बाहर वाले से होती तो लड़ाई आसान होती, मगर यही जंग अगर किसी अपने से हो तो मुश्किल हो जाती। इसी का हसन सिकंदर मिशन के साथ इस गद्दार को तलाश करने में सरगर्म थे जिसने रातों की नींद उड़ा दी थी। साजिद मलिक पर उन्हें कभी ऐसा शक नहीं गुजरा था। 1 साल की कड़तोड़ मेहनत के बाद बिलाखिर रूसी माफियाज के सरगुन्ना को पकड़ने में कामयाब हो गए। रूसी अपनी इतनी बड़ी ताकत को पाक आर्मी के हाथों देखकर अंगारों पर लौट गए थे। उन्होंने साजिद मलिक को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, किसी भी तरह उनके सरगुन्ना को बचाया जाए। साजिद मलिक जवाब अब तक रस्सियों के शिकंजे में मुकम्मल तौर पर जकड़ा जा चुका था। अपने अंदर पाक फ़ौज और पाकिस्तान के नफरत भरे रूसियों को इनके मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब कर चुका था। उसने हसन सिकंदर के खलूस और बेलौस मोहब्बत को जूती की नोक पर रखते हुए नेशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो खुद को शदीद जख्मी करके उनके पास गया। उन्हें बताया कि रूसियों ने उसकी बीवी और बेटे को किडनैप कर लिया। उनका मुतालबा है कि जब तक उनके सरगुन्ना को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक उन्हें हर लम्हा नुकसान पहुँचाते रहेंगे। उसकी बात पर हसन सिकंदर परेशान होते शदीद मुस्तरब हुए। उन्हें हैरत इस बात की हुई थी कि इस मिशन को लीड वो खुद कर रहे हैं और सरगुन्ना को गिरफ्तार भी उन्होंने किया। फिर रूसियों ने इस मिशन से जुड़े एक मामूली मेजर को निशाना क्यों बनाया? असूलन रूसियों का निशाना कर्नल हसन सिकंदर या उनकी फैमिली होना चाहिए था, ना कि साजिद मलिक की फैमिली ने। उन्होंने उलझन से साजिद मलिक को सामने रखा तो उन्हें अपना झूठ कहकर जस्टिफाई करने लगा। खुद भी उनकी फैमिली जैसा ही है। उसकी बात पर उलझन से पुश डालकर अगला लाएहमल तरतीब करने लगे, मगर साजिद मलिक उन्हें सोचने का मौका ही नहीं देना चाहता। उसने अपनी गन निकाल कर शारक पर रख लिया। आप जल्द अज जल्द रूसी को रिहा करने, वरना तब तक लोग मेरे बेटे और बीवी को टॉर्चर करते रहेंगे और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। साजिद मलिक ने परेशान कर दिया। रूसियों को उनके जाल में फंसाकर साजिद मलिक की बीवी और बेटे को वहां से निकलवाना चाहते थे, मगर उन्हें सोचने का वक्त दिए बगैर अपनी टांग पर गोली मार ली। हसन सिकंदर उसकी हरकत पर बौखला कर रह गया। आगे बढ़कर उसे रोकने के लिए अपनी गन पट्टी पर गन रखते हुए उन्हें हाथ के इशारे से वहीं रुकने का बोला। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। आप इसी वक्त उसे आज़ाद करने, वरना मेरी और मेरी फैमिली की मौत के जिम्मेदार आप होंगे। उसकी बात ने उसे मज़ीद हौला कर रख दिया। उन्होंने उसे रिलैक्स रहने का कहते हुए कांपते हाथों से वायरलेस निकाल कर उसे रिहा करने का हुक्म जारी किया। वायरलेस भी वापस रख रही थी पुलिस। पूरे कमरे में धुआं फैल गया। जहरीली गैस को महसूस करते हुए उन्होंने सिरत से चेहरे पर हाथ रखा, मगर तब तक गैस अपना असर दिखा चुकी थी, जिसका सबूत उनकी सुर्ख होती आंखों के साथ उखड़ता हुआ सांस था। होश खुद से बेगाना होने से कबल आवाज़ की सूरत में जो पिघला हुआ शीशा उनके कानों में पड़ा था उसने कर्नल हसन की सिकंदर की शाह हस्ती हिला के रख दी थी। वो बेवकूफ़ बेचारा मेरे जैसे शाप बंदे के आगे 1 सेकंड नहीं टिक पाया। बस एक ड्रामे की मार्च और हमारा काम आसान हो गया। ये नीम आवाज़ बेहोशी की हालत में पहचान सकते थे, मगर लहजा इतना अजनबी था। वो लहजा जानते थे, उसमें उनके लिए इज़्ज़त एहतराम मोहब्बत शामिल होती थी, मगर जो शनासा आवाज़ और अजनबी लहजा उन्होंने आज सुना था उसमें उनके लिए शदीद तरीन नफरत और हकारत भरी थी। उससे ज़्यादा वो सुन ही नहीं पाए थे। दिमाग ने साथ छोड़ दिया और होशो खुद से बेगाना हो गए। उन्हें आज बिलाखिर वो गद्दार मिल गया जिसने 1 साल तक तलाश रहे थे। सेंसर्स की वजह से वहाँ लगे अलार्म बज उठे। दूसरे कमरे में मौजूद सिपाही वाकर अन्य बेहोश वजूद को उठाकर हॉस्पिटल ले गया। हसन सिकंदर के दिल पे गहरी और साबित हुई थी। वो छुट्टी पर घर आए थे, मगर ये बात किसी सूरत उनके दिमाग में उतरने को तैयार नहीं थी। जो उसके सामने धरती की जान बाज के रखवाले थे, उन्होंने खुद ही अपने हाथों से पाक धरती की गद्दारी कर दी। और उन्हें धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके भाइयों जैसा दोस्त था। वो इस वक्त शदीद ज़हनी अज़ियत से गुजर रहे थे। जानते थे सिकंदर को जल्दी अब इल्म हो जाएगा। अपने बाप पर कभी फेल में शामिल रहा, जो पाकिस्तान को अपना जुनून मानता था और ख़ुद धरती पर कुर्बान करने को हिम्मत वक्त तैयार रहता था। अपने बाप के बारे में सब जानने के बाद क्या करेगा ये सोचकर उन्हें लर्जा रही थी। उनके दिल में कुंडली मारे बैठा खौफ उनकी अपनी औलाद को गलत ना समझकर उनसे नफरत करेगी, इसी सोच से पछतावा उन्हें मौत की घाट उतार दिया। अब सिकंदर तमाम हकीकत से वाकिफ़ होता था, कैसे साजिद मलिक ने उसके बाप को इमोशनल ब्लैकमेल करके धोखा दिया और अपना काम निकलवा कर उनकी जहरीली गैस में मरने के लिए छोड़ दिया और वैसे खुद फ़रार हो गया। उसने यहीं तक इत्तफाक नहीं किया बल्कि ख़ुद को सरगुन्ना को फ़रार करवा कर
कीचड़ करना सरफराज हसन शाह पर उछाल दिया। उसके बाद वो रूसियों के हुक्म के मुताबिक उनको मारने शाह पैलेस आया, मगर किस्मत को हसन सिकंदर की मौत मुल्क जैसे गद्दार के हाथों मंजूर नहीं थी। तमाम हकीकत से आगाह होने के बाद सिकंदर के लिए अजियत किसी जहन्नुम से कम नहीं थी कि उसका बाप, जिसने अपनी सारी उम्र इस मुल्क की हिफाजत करते गुजारी, अपनी फैमिली से ज़्यादा इस वतन पाक को तरजीह दी। वक्त मर्ग उसका गद्दार का टेक माथे पर लगाए रुखसत हो गए थे। बज़ाहिर वो बिल्कुल नॉर्मल था, मगर उसके अंदर का दरिंदा जाग चुका था, जो शख्स को सांस लेने की मोहलत नहीं देना चाहता था, जिसने उस पाक धरती से उसके बाप के साथ ऐसी घटिया हरकत की वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। उसका बाप मौत से पहले किसी दिमागी अजियत का शिकार रहा था। रूस पहुंचने के साथ ही सिकंदर ने तमाम नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया, मगर यज़दान की ज़िद थी कि सबसे पहले मॉस्को क्रेमलिन देखना है। यज़दान सिकंदर की तमाम सरगर्मियों से अक्सर अनजान था। ये समझ रहा था कि उसे ब्रेक लेने की गर्ज आया, मगर सिकंदर को यहाँ बहुत सारे काम थे जो वहाँ से लाने का मकसद था। यज़दान के साथ लाना उसकी मजबूरी थी, मगर काम के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात फॉलो करता था। सिकंदर ने यज़दान को तैयार होने का कहकर अपने ख़ास भरोसामंद आदमी को बुलाया और ख़ुद लैपटॉप खोल कर बैठ गया। यज़दान तो खुशी के इससे तैयार होने को चल दिया और सिकंदर के आगे का लाहेअमल मुरतब करने लगा। उसे यज़दान को रूस फिर आने के साथ साथ अपना काम भी मुकम्मल करना था। क्रेमलिन मॉस्को के वस्त में एक मौजूद फोर्टिफाइड कम्प्लेक्स है, जो दरियाए मॉस्को के ऊपर से गुजरता हुआ जनूब की सिमत सेनेट बेसल चर्च और रेड स्क्वायर मशरिक में और बाग सिकंदर उसके मगरिब में वाक़ई है। वहाँ मौजूद गाइड इशारे करते हुए अंग्रेज़ी ज़बान में सब कुछ बता रहा था। सिकंदर बेजार होता, इधर उधर देखते अपने आदमी का इंतज़ार करता, बेजार सा गाइड को ऑन रहा था। सबसे पहले जानता था, मगर यज़दान के लिए रूस का पहला ट्रिप था। वो हर वेकेशन पर सिकंदर के साथ किसी मुल्क का टूर प्लान करता, मगर इस दफ़ा सिकंदर ने प्लान करके उसे सरप्राइज़ दिया था। यज़दान बहुत शौक से गाइड को सुन रहा था। थोड़े इंतज़ार के बाद उसे अपना मतलूबा बंदा नज़र आ गया। यज़दान को कुछ खाने का लाने का कहता, अपनी नज़रों के सार में रखता उस बंदे की जाने बढ़ा। क्रेमलिन में 5 शाही महलात और 4 दीवारें क्रेमलिन है, जो क्रिमिनल टावर के साथ जुड़ी है, और ये कम्प्लेक्स शाही क्रेमलिन महल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा चुका है और अब रूस की सदर की ऑफिशियल रहायशगाह और म्यूज़ियम के तौर पर इस्तेमाल होता है। यज़दान के चेहरे पर शौक का जहां की गाइड की बात सुनते उसने इशारों के ताक़ुब में भी देखा। उससे कुछ फासले पर खड़े अपने आदमी से बात करते सिकंदर की नज़रें में मुसलसल यज़दान पर थी, गया नज़रों से उसे महफूज असार फराम कर रहा था। क्रेमलिन दरअसल एक स्टेडल था, यानी एक महल या एक छोटा सा शहर। ये लव स्टेडल दरअसल यूनानियों ने छोटे शहरों के लिए ईजाद किया था। गाइड अब दूसरी साइड पर खड़ा सयाहों को तफसीलात से आगाह कर रहा था। सिकंदर उस बंदे से मतलूबा मालूमात एक चिप की सूरत में लिए, यज़दान को पड़ा। क्रेमलिन का एरिया 27.7 एकड़्स है, यानी 0.2772 किलोमीटर्स। 1945 to 1982 के 13 साल अरसे में उसकी तकमील मुकम्मल हुई। उसके पहले ओहदे का दर्जा 1990 में दिया गया। सिकंदर ने गाइड को महवियत से सुनते यज़दान के पास आकर एक बैगल ब्रांच पकड़ाते हुए उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाए। यज़दान मुस्कुराते हुए सिकंदर को देखकर बैगल ब्रांच का बाइट लेता हुआ दोबारा गाइड की जाने मुतवज्जो। सिकंदर जल्द से जल्द जाना चाहता था, उसको डिवाइस अपने लैपटॉप से अटैच करता काम मुकम्मल कर सकता था, जबकि यज़दान अभी रेड स्क्वायर भी तफसीलन देखना था। अभी तो क्रेमलिन का तारुफ ही मुकम्मल नहीं था। सिकंदर यज़दान की खुशी देखता सारा दिन उसके साथ क्रेमलिन, शाही तोप, चर्च, रेड स्क्वायर देखता मॉस्को घूमता रहा। बहुत से काम उसने अपने मोबाइल की मदद से ही कर लिए थे। माजी की यादें हमेशा उसके लिए दर्दनाक रही थी। आज हाल में जीने की सज़ा भी कम नहीं थी, जो माजी का अज़ाब कहर पर बनकर उस पर उतरा था। पहली दफ़ा ज़मीन को देखकर सबसे पहले यज़दान याद आया था। हेज़ल ग्रीन आंखों की चमक और मासूमियत बिल्कुल उसे यज़दान की क्रिस्टल ब्राउन आंखों से मेल खाती महसूस हुई। ज़मीन के अंदर अब तक बचपना मौजूद था, जैसे बिल्कुल यज़दान अपनी उम्र के बच्चों की तरह ही था। उसे ज़मीन में यज़दान नजर आता था और ज़मीन के लिए बिल्कुल हज़ाम बन गया था। यज़दान के लिए नरम, हसास, मोहब्बत करने वाला बाप नुमा भाई था। सिकंदर को इस हमले के बाद इदराक हुआ था ज़मीन का यहाँ पहले से चले जाना उन दोनों के हक़ में हकीकतन बेहतर साबित हो। अगर यहाँ से ना जाती तो लोग उसकी मीने को ले जाते और उसके साथ क्या करते सोचकर उसका दिमाग उलटने लगा था। उन लोगों को उनकी गलती की भयानक सज़ा दे चुका था, मगर अब तो सोच आती कि ज़मीन यहाँ होती तो उसे ले जाते। उसके आगे सिकंदर के लिए सोचना भी महाल था। कम अज़ कम ये तसल्ली थी कि उसकी मीने महफूज है और जब चाहे उसे तक जा सकता है। वो दिन 24 घंटे उसकी आवाज़ सुनता, सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। ज़मीन बज़ाहिर खुद को खुश और पहले जैसा ज़ाहिर करती, मगर अकेले बंद कमरे में वहशत, उदासी, आंसू उसे खुद में जकड़ रखे थे। ज़रूरत के आने से पहले उसका कुछ दिल बहल गया, मगर दिल में वीरानी फैलती जा रही थी। अकेलापन वहशतों के साए अपना कैदी बना रहा था। रात को अकेले बैठकर वहशत होने लगती। इसी सबब वो ज़रक को अपने साथ सुलाने लगी थी। जरजान और अर्ज़म ने यूनी जाना शुरू कर दिया था। अर्ज़म खूब दिल जमा कर पढ़ाई करी थी और एक ज़हीन तालिबा थी। ज़ारा और ज़लान अब तक गुलरुख के कहने पर यहीं ठहरे हुए थे। ज़मीन सिकंदर की यादों से पीछे छुड़वाने के लिए खुद को सारा दिन मसरूफ़
ज़रक के साथ रखती थी। होटल से वापस आने के बाद यज़ान तो थका होने के बावजूद सो गया और सिकंदर उसके सोने के बाद कमरा ला करके दोबारा निकल गया। एक सायानुमा लिबास में छुपा वजूद रात के पिछले घर गोल्डन माइल खूबसूरत महंगे तरीन मैंशन में पिछली जानिब से दाखिल हुआ और चौकन्ने अंदाज में इधर उधर देखते हुए मौजूद गार्ड्स की नज़रों से बचता हुआ अंदरूनी हिस्से की जाने बढ़ा। लान के आखिरी सिरे पर रुक कर उसने वहाँ मौजूद घने दरख्त के नीचे बैठ कर पीठ पर पहना बैग उतार कर उसके अंदर से एक छोटा सा मशीन आला निकाला और कुछ बटन दबाए। 15 मिनट तक सब लान होते ही उठा और पाथवे पर उसके एंट्रेंस को कॉरिडोर का दरवाज़ा बगैर आवाज़ आसानी से खोलता दाखिल हुआ। सिक्योरिटी सिस्टम हैक करके उसे डिसेबल कर चुका था। सो बाजानी अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर सकता था। किचन के सामने होता डाइनिंग रूम से निकलकर एक छोटी मशीन जिस पर 3 लाइट्स थी नीचे उतरी उलझी हुई थी। साथ वाले कमरे के दरवाजे पर लगाकर कलाई में पहनी घड़ी पर वक्त नोट करते। कमरे के दरवाजे पर डिजिटल पासवर्ड लगा था जिसे तोड़ना नामुमकिन ना था, क्योंकि ऐसी सूरत में पूरे मैंशन में लगे अलार्म उठते। तो उसने हिफ्ज़ मातबद्दुम के पेश नज़र एक स्पेशल डिवाइस के ज़रिए आधे घंटे की प्रोसेसिंग के बाद पासवर्ड डिसेबल किया था। मुसलसल घड़ी पर वक्त देखता, नज़रें घुमाकर चारों तरफ का जायज़ा लेते पासवर्ड डिसेबल करने में का इंतज़ार कर रहा था। आधा घंटा पूरा होने के बाद दरमियानी लाइट ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया जो पासवर्ड डिसेबल होने का पता बता रही थी। उसने मशीन पर लगे नीले बटन को दबाकर एहतियात से मशीन के दरवाजे से उतारी और बैग में रख कर बगैर आवाज़ दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ। अपनी पुश्त पर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके नीम अंधेरे में बेड पर सोए बेखबर वजूद को देखा। दोनों वजूद एक दूसरे की जानिब रुक किए गहरी नींद में मालूम हुए। तो उसने देखा जिस तरफ खड़ा है कोई निस्वानी वजूद है। उसने हुड की पॉकेट से बाहर निकालते ही काले ग्लव्स में छुपे हाथों में मौजूद एक सफ़ेद रुमाल उसके मुंह पर जमा दिया। बेखबर सोई हुई बगैर किसी मुज़ाहमत के सिकंदर का काम आसान करती बेहोश हो गई थी। उसकी बेहोशी की तस्दीक करने के बाद दूसरी जानिब आकर बिल के सीधे लेटे आंखों में खून लिए देखा वैसा ही रुमाल उसके चेहरे पर भी सख्ती से जमाया। मुंह पर जोर पड़ने पर वो शख्स जाकर मुज़ाहमत करने लगा। रुमाल रखने वाले शख्स पर नज़र पड़ती ही उसकी सांस रुक गई। ज़्यादा देर ना मुज़ाहमत कर सका, जल्दी उसने हाथ पर बेजान हो गए। सिकंदर ने उसे कंधे पर उठाया और जिस तरह आया था उसी तरह गार्ड्स की पूरी मुलज़िम फ़ौज को चकमा देते हुए अपने मतलूबा शख्स को लेकर उस मैंशन से गोल्डन माइल से 1.25 घंटे से बहुत दूर चला गया। सिकंदर उसे अपने खुफिया ठिकाने पर ले गया। उसे खाना पीना कुछ नहीं देना, शदीद गर्मी में रखा और वहाँ उसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा क्योंकि मेरा शिकार है। सिकंदर ने साजिद मलिक को वहाँ मौजूद रूसी बंदे के हवाले करते सख्त हिदायत दी। वो सिकंदर की बात पर सर हिलाता साजिद मलिक को घसीटता वहाँ से ले गया। सिकंदर सुबह होने से कुछ कबल वापस लौटा यज़दान को चेक करता खुद सोने लगा। अगले दिन सिकंदर ने जगह खुद तजवीज़ की थी। वो मल्टीमीडिया आर्ट म्यूज़ियम और कंस्पेशन कॉन्वेंट जाएंगे। यज़दान कल की तरह आज भी काफ़ी पुरजोश था। उन्हें वहाँ से भी कुछ वक्त ही गुजरा था कि कल वाला हट्टा कट्टा रूसी बंदा सिकंदर के बुलाने पर चला आया। लेवी यज़दान सिकंदर शाह मेरा बच्चा और दानी ये लेवी है। कुछ देर उसके साथ रहो और तुम्हें यहाँ मौजूद हर चीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देगा। यू विल एंजॉय हिज कंपनी, ट्रस्ट मी। मुझे कुछ काम है, मैं घंटे तक वापस आऊँगा। अंडरस्टैंड। सिकंदर ने यज़दान की गाल नरमी से थपथपाते कहा तो वो मुँह बनाता सर हिला गया। सिकंदर जानता था उसका यूँ जाना यज़दान को अच्छा नहीं लगेगा और हुआ कुछ यूँ यज़दान का मुँह बो गया मगर वो रुक नहीं सका। दानी मेरा शेर, इट्स डैम इम्पॉर्टेंट, ट्राई ना अंडरस्टैंड डूड। सिकंदर ने नरमी से समझाते वो हल्का सा मुस्कुराता हुआ सर हिला गया। सिकंदर लेवी को यज़दान का ख़ास ख्याल रखने की हिदायत देकर यज़दान को प्यार करता वहाँ से चला गया। लेवी बेतकल्लुफ़ होकर उससे बात कर रहा था और यज़दान मारे बंदे उसे सुनता रहा मगर आहिस्ता आहिस्ता लेवी की दिलचस्प बातें यज़दान की मुकम्मल तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गई थी। सिकंदर अपने खुफिया ठिकाने पर गया। एक हालनुमा सुनसान जगह थी। एक जानिब कतार में बने कमरे थे, एक दूसरी जानिब ऑडिटोरियम था जहाँ कमरों वाला हिस्सा नज़र नहीं आता था। उसका रुख कमरों की जानिब था। पहले 4 कमरे छोड़कर 5वां कमरा अनलॉक करता अंदर दाखिल हुआ। कमरा बहुत बड़ा नहीं था। एक जानिब दीवार के साथ बोसीदा कुर्सी पड़ी हुई थी और दूसरी दीवार के साथ मेज़ पड़ा हुआ था। उसके मुतवाज़ी सिम्स दीवार पर मशहूर रूसी जंगजुओं की तस्वीर लगी हुई थी। सिकंदर ने आगे बढ़कर उसकी तस्वीर में महारत से छुपे बटन को दबाया और तस्वीर के दरमियान से खुलती चली गई। सिकंदर के अंदर दाखिल हुई थी तस्वीर वापस बंद होती पहले जैसी हो गई। कुछ फासले पर एक बंदा दरवाजे के सामने बंदा खड़ा था। सिकंदर को देखकर उसने दरवाज़ा खोला, खुद भी उसके पीछे अंदर चला गया। इसके अंदर हिद्दत थी कि कुछ देर उसने पूरा पसीने से भीग गया। सिकंदर के इशारे पर उस बंदे ने रिमोट उठाकर नीला बटन दबाया। जैसे जैसे वहाँ रोशनी फैल रही थी वैसे वैसे हिद्दत भी कम होती जा रही थी। धीरे धीरे टेम्परेचर उसका अंदर गिर गया कि ठंड बढ़ने लगी। कमरा मुकम्मल रोशन होने पर उसने देखा कि साजिद मलिक गर्मी की शिद्दत से निडाल से ट्राउज़र पहने नींद बेहोश पड़ा था। उसके लबों पर जहर खंदा मुस्कुराहट दौड़ गई। टेम्परेचर मनफी होने के बावजूद वहाँ सर्दी बढ़नी शुरू हो गई। वो सिमटा हुआ लड़खड़ाते सर के साथ उठ बैठा। सिकंदर ने रूस के मौसम के हिसाब से गर्म कपड़े पहन रखे थे। ये सर्दी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी मगर साजिद
मलिक की हालत सर्दी की शिद्दत से बुरी हो गई थी। सिकंदर उसे रात को सोते हुए लाया था जब उसने सिर्फ ट्राउज़र शर्ट पहन रखा था। यहाँ की गर्मी की हिद्दत से घबराते हुए उसने शर्ट उतार कर फेंकी। अब सर्दी की शिद्दत से सिकुड़ते सिमटते उसने वही शर्ट उठाकर दोबारा पहनी, मगर -10 का टेम्परेचर जा पहुंचा। उसने एक शर्ट से कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। वो पाक फ़ौज का जवान रह चुका था जिसकी ट्रेनिंग बहुत सख्त की गई थी और पेट्रोल टेस्ट भी जीत चुका था। इसी सबब हर किस्म के हालात का सामना करना हिम्मत का हौसला मौजूद था। तभी वो इतनी शदीद गर्मी में पूरी रात और आधा दिन गुजार गया था। ना कोई आम बंदा होता, कब का ज़िंदगी की बाजी हार चुका होता। सिकंदर को अपने सामने देखकर उसका रंग उड़ा। सिकंदर उसकी तमाम हरकत खामोशी से नोट कर रहा था। जैसे ही उसे खुद को देखते पाया, कुर्सी घसीटता जाकर उसके सामने रख कर बैठ गया। शदीद गर्मी के बाद अचानक इस कदर सर्द माहौल होने पर उसका जिस्म टूट फूट का शिकार हो रहा था। उसके तमाम आज़ाद जामद होते महसूस हो रहे थे। वो सर्दी के बाद सुकड़ा सिमटा नीचे ज़मीन पर बैठा। उसे देखते हुए सिकंदर के चेहरे की जहरीली मुस्कुराहट करक तासुरात में बदली और आंखों में खून उतर आया। सिकंदर के चेहरे के बदलते तासुरात देखकर अंदर कहीं से खौफ ज़दा था, मगर चेहरे से ज़ाहिर नहीं होने दिया। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। मुकाबिल भी हजाम सिकंदर शाह था जिसका अंदाज भी अभी साजिद मलिक को नहीं था। उसके बापसंद सिकंदर की तरह समझ आता ये उसकी भूल थी। उसके बहादुरी से यूं देखने पर सिकंदर ने पूरे स्टार्ट से जिंदगी मुस्कुराते उसका देखा और हाथ में पकड़ी स्पाइरल नाइफ उसे समझने का मौका दिए बगैर उसकी दाहिनी आंख में घुसा दी। उसकी दिल बंद कर देने वाली चीखें नागवारी से सुनते सिकंदर ने अपने पीछे खड़े बंदे को इशारा किया तो उसका इशारा समझते हुए आगे बढ़कर ज़बरदस्ती उसका मुंह बंद करके जैकेट टेप लगा दी। हाथ पीछे ले जाकर बांध दिया। साजिद मलिक बिन पानी की मछली की मानिक तड़प रहा था। सर्दी की शिद्दत थी, वो बढ़ती जा रही थी, पर उस पर सितम ये कि गहरा जख्म दिया जो रूह को तड़पा गया था। सिकंदर मारता भी था और चीखने चिल्लाने भी नहीं देता था। दर्द व बेबसी के मारे उसने मुंह से अजीबो गरीब आवाज़ें निकल रही थी। चेहरा एक जानिब करके मुकम्मल तौर पर खून से भर गया जो गर्दन से होता हुआ शर्ट को भी दागदार कर गया। तुमने बाबा को अपनी बीवी और बेटे के नाम पर बेवकूफ़ बनाया था ना, अब मैं भी उन्हीं के ज़रिए अपना बदला पूरा करूँगा, क्या कहते हो? सिकंदर ने उसके बाल मुट्ठी में सख्ती से जकड़कर उसका सर झटकते बुलंद कराया। उसकी लहू रंग होती आंखें उसके शदीद ज़ब्त की गवाह थी। अपनी बीवी और बेटे का सुनकर ज़ोरों शोर से सर नफ़ी में हिलाने लगा। उसके मुंह से अजीबो गरीब आवाज़ें निकलने लगी। बेबसी से उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी बेबसी से रोता देखकर सिकंदर जहर खाना मुस्कुराहट में दबाया। क्या हुआ? तुम तो सब हासिल कर चुके हो जिसके लिए मेरे बाबा को धोखा दिया, फिर ये आंसू क्यों? पहले तो अनजान बना अपने बाप के नाम पर आपे से बाहर होते उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश करते दहाड़ा। पैदर पे होने वाले थप्पड़ों से एक जानिब को गिर गया। ज़मीन पर टकराने के बाद उसका सर भी फट गया। सिकंदर ने उसे ठोकर मारकर सीधा किया, मगर तब तक हिम्मत खोता हुआ होशो आवाज़ से बेगाना हो गया। इसको होश दिलाओ और होश में आते उसे वहाँ बांध देना। सिकंदर ने इसी बंदे को सर्द आवाज़ में कहते हुए दाएं जानिब इशारा किया जहाँ लकड़ी का एक लंबा तख्त था जिसके ऊपर तरतीब से नोकीले कील ऊपर की जानिब उभरे हुए थे। सिकंदर ने एक कहर भरी नज़र साजिद मलिक पर डाली और वहाँ से उठ चला गया। वो अभी गाड़ी में बैठा ही था कि मैसेज की रिंगटोन पर मोबाइल निकाल कर देखा। अनाबी लबों पर पूरे स्टार मुस्कुराहट दौड़ी। उसने जवाबी मैसेज टाइप करके मोबाइल के ओट की पॉकेट में रखा और गाड़ी स्टार्ट करता जन से वहाँ निकल गया। आधे घंटे की ड्राइव पर जाकर उसने गाड़ी रोकी। गाड़ी से निकलकर खड़ी गाड़ी के पार आदमी का कंधा थपक कर उसी गाड़ी लेरी में जा बैठा। ड्राइविंग सीट पर बैठे पीछे मुड़ा जहाँ एक औरत और बच्चा घबराए बैठे थे। रोता हुआ बच्चा सिकंदर को देखकर खामोश हो गया। सिकंदर को देखकर उसकी औरत के चेहरे पर तासुरात फैले। साजिद मलिक की बीवी और बेटा था। सिकंदर ने बचपन से उनके घर आना जाना था, खूब वाक़ियत थी, बिल्कुल उसकी फैमिली की मानत है, मगर किस्मत ऐसा पलटा गया। सिकंदर बेटा ये सब क्या हो रहा है? क्या इन बंदों ने को तुमने भेजा था जो सब कह रहे हैं क्या वो सच है? उस औरत ने परेशानी से इस्तफार किया। सिकंदर ने मुंह से जवाब देने की वजह सर इस बात में ला दिया। ऐसा नहीं हो रहा, तुम सब झूठ बोल रहे हो, फंसाने की कोशिश कर रहे हो। उसका चीख था सिकंदर को नागवार गुना। सुनो बीबी, अगर अपनी बेटी की ज़िंदगी प्यारी है तो चुपचाप खामोशी से बैठे रहो। तुम दोनों अब तक इसलिए महफूज हो कि मेरा कानून और गैरत बेगुनाहों को सजा देने की इजाज़त नहीं देता। उसे सर्द सपाट अंदाज में कहते हुए उसकी गर्दन के आगे जानिब घुमाई और गाड़ी स्टार्ट की। सिकंदर के सर्द अजनबी अंदाज पर वो मुजस्समा हैरत बनी थी। आज ही अचानक कुछ नकाब हो उसे उसके बेटे को घर से किडनैप करके यहाँ लाए थे और बाद उसके कोश गुजारी कि साजिद मलिक ने हसन सिकंदर के साथ धोखा करके उसे मौत की घाट उतार कर खुद रशियन माफिया के साथ डील करके अपने वतन के साथ गद्दारी करके अब यहाँ से रूस में पना लिए बैठे। उनकी बातों पर जाकर भी यकीन नहीं कर पाए, मगर रूस के क़याम के हवाले से साजिद मलिक ने जो तसल्लियाँ दी थी वो शक में ज़रूर मुब्तला कर गई। सिकंदर ने मोबाइल निकाल कर लेवी को कॉल मिलाई, रूसी ज़बान में से कुछ हिदायत देते कॉल काट दी। 15 मिनट तक खामोश ड्राइव के बाद मल्टीमीडिया आर्ट गैलरी के करीब जाकर गाड़ी रोकर बाहर निकलकर लेवी का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद यज़दान और लेवी दोनों को आता देखकर गाड़ी लॉक करता उनकी तरफ बढ़ा। सिकंदर ने लेवी को गाड़ी की चाबी थमाते हुए आंखों से कुछ इशारा किया जिस समझते लेवी ने सर अस्पात में लाया और यज़दान को बाय कहता चला गया। भाईजान आप भी होते तो हम बहुत इंजॉय करते। वो इतना
इंटरेस्टिंग है कि मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता, एंटरटेनिंग है कि मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर आउटस्टैंडिंग है, मैं बिल्कुल बोर नहीं हुआ आज उसके साथ। उसने मुझे हर चीज़ के बारे में कंप्लीट ब्रीफिंग दी। आई रियली एंजॉयड हिज कंपनी। सिकंदर ने लेवी को इन्हें तब तक महफूज किसी मकाम पर रखने की हिदायत दी थी जब तक वो साजिद मलिक से अपनी बात नहीं मनवाता। साजिद मलिक और उसकी फैमिली की गुमशुदगी की इत्तला रूसी माफियाज़ को मिल चुकी थी। पूरी टीम साजिद मलिक और उसकी फैमिली को ढूंढने में सरगर्म अमल थी, मगर ताहाल नाकामी का ही सामना हुआ था। सिकंदर तक खबर पहुँच चुकी थी इनकी तलाश में है। इससे पहले अपने बंदों को ज़्यादा अलर्ट कर दिया था, किसी भी तरह उन्हें साजिद मलिक की फैमिली की भनक भी ना पड़े। साजिद मलिक के खुफिया ठिकाने पर था और उसकी फैमिली लेवी के पास थी। सिकंदर ने लेवी को हिदायत दी थी कि उसकी बीवी को तमाम हकीकत और तफसील से आगाह कर दे ताकि उसके काम में मुश्किल ना आए। सिकंदर के कहे के मुताबिक लेवी ने उन्हें तमाम सबूतों के साथ हकीकत से आगाह किया तो उन्हें मानदे ही बनी। सिकंदर चाहता था साजिद मलिक की हकीकत मंजर आम पर लाकर मौत के घाट उतारा जाए। अभी यज़दान को लेवी के साथ छोड़कर अपने खुफिया ठिकाने पर चला गया। यज़दान एक ही दिन में लेवी से अच्छी दोस्ती कर चुका था। ये बात सिकंदर के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। लेवी को देखकर जहाँ यज़दान खुश हुआ था वहीं सिकंदर के जाने का सुनकर उसका मुंह बन गया था। भाईजान आज आप फिर से जा रहे हैं? लेवी को बुलाने का ये रीज़न तो नहीं कि आप चले जाएं। वो सिकंदर को जाते देखकर खफिए से कहता जा लेवी के साथ बेंच पर बैठ गया। इस वक्त वो मास्को आर्ट सेंटर के बाहर बैठे थे। सयाहों की तादाद काफ़ी आसपास फैली हुई थी। सिकंदर अंगूठे से अपनी पेशानी मसलता लब दबाकर यज़दान के सामने नीचे पंजों पर बैठा था। भाई के शेर, देखो मुझे बहुत ज़रूरी काम है। ओके, मुझे ये ज़रूरी काम हर सूरत में कंप्लीट करना है और तुम्हें तो ये रशिया विज़िट करना है ना। लेवी ये बहुत अच्छे से हेल्प कर देगा इस काम में। इनफैक्ट तुम इसकी कंपनी ऑलरेडी इन्जॉय कर रहे हो, मुझसे ज़्यादा इन्जॉय करवाएगा, बिलीव मी। सिकंदर ने लफ्ज़ों पर जब जोर देकर उसके हाथ थामते हुए कहा तो मज़ीद खफकी से देखने लगा। नो डाउट लेवी इन्जॉय करवाएगा, बट मेरी इन्जॉयमेंट तो आपके साथ है ना, उसने मासूम शक्ल बनाकर जवाब दिया। लेवी खामोश बैठा मुस्कुराते हुए दोनों भाइयों को मोहब्बत से एक दूसरे से बात करता देखता। अगरचे उनकी ज़बान नहीं समझ सकता था, मगर सिकंदर की आंखों से यज़दान की छलकती मोहब्बत फिक्र साफ महसूस की जा सकती थी। सिकंदर उसे समझा बुझाकर बिलाखिर वहाँ से चला गया और यज़दान लेवी के साथ मास्को गोल्डन मार्ल की खूबसूरती में जकड़ा गया। वो नीम अंधेरा हालनुमा कमरे में दाखिल हुआ। लाइट्स ऑन करने का कहता खुद ज़मीन पर एक जानब सिमटे साजिद मलिक की जाने बढ़ा। उसने एक आंख पर कपड़ा बंधा हुआ था और चेहरे पर कई ज़ख्म के निशानात मौजूद थे। शर्ट जगह जगह से फटी हुई थी और पूरे जिस्म पे गहरे ज़ख्मों के निशानात थे। आज होश में था, मगर आंख और जिस्म की तकलीफ़ के बायस आंखें मूंदे दीवार के साथ सर टिकाए बैठा हुआ था। कमरा रोशन होने के सबब आंखों में चुभती हुई महसूस करते पर उसने आंखों के सामने करते मुंदी आंखें खोली। सामने सिकंदर को देखकर उसने गहरा सांस भरते हुए गर्दन सीधी करते हुए आंख पूरी खोली। अगर अपनी बीवी और बेटे की सलामती चाहते हो तो अपने मुंह से गुनाह का एतराफ़ कर लो, वरना इनकी कोई गारंटी नहीं देता। तुम इनका बाल भी बीका नहीं कर सकते। वो टाइट सिक्योरिटी में। उसकी बात पर साजिद मलिक दर्द के मारे वो मुश्किल बोला। इस्तेज़ाई आसा सिकंदर का जानिबदार कहकर गूंज रहा था। जब ये तुम ट्रेंड आर्मी ऑफिसर को अकेले किडनैप कर सकता हूँ तो दोनों बेचारे मेरे बाएं हाथ का खेल है। साजिद मलिक उससे तमस्कर उड़ाया। साजिद की मुठियाँ भेज रही थी। वाकई क्यों भूल रहा था सिकंदर उसका गार्ड्स की फ़ौज और जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन सेफ हाउस से अकेला किडनैप कर सकता था। उसके लिए मुश्किल क्यों कर हो सकता था? शायद तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे। वो तुम्हारी दुश्मनी जो भी है मुझसे है। मर्दों वाली बात करो और निपटो। उसके उठने की कोशिश करते सिकंदर के उसके इरादे से बात रखना चाहा। उसकी बात पर सिकंदर की रगे शदीद तन गई। दिमाग, गर्दन और बाजुओं की नील लगे फूल कर वाज़े होने लगी, गोया भी फट जाएंगी। क्रिस्टल ब्राउन लहू रंग हुई। मर्दों वाली बात करके तुम मर्दों की तौहीन कर दी। साजिद मलिक वो इर्जा जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर मारकर कराया। अगर तुम इतने ही मर्द होते तो अपने भाइयों जैसे उसको दगा देने के बजाय कुत्तों के याफर उनके मुंह पर मारकर उनकी अपनी मर्दानगी का सबूत देते। उसका गिरबान पकड़कर झटका दिया और धाड़ा। साजिद मलिक को झटके से पीछे गिरा। अपनी सो कॉल्ड बिलवेड फैमिली की किस्मत तुम्हारे हाथ में। सिकंदर का अंदाज तंजिया था। तुम जो मर्जी करो, मैं बयान न दूंगा। उसने हरदर्मी दिखाया। उसे लग रहा था सिकंदर उसकी बीवी बेटों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सिकंदर ने इस्तेज़ाइया वही कोट की पॉकेट से मोबाइल निकालकर एक नंबर पर कॉल मिलाया। फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। कुछ तवक्कुफ़ के बाद कॉल अटेंड की गई। उसने गद्दार बेटे की आवाज़ तो सुनाओ। बाप बेचारा तड़प रहा है। जहर खंदा लहजे में कहते तंजिया हुआ। अबू प्लीज़ आ जाइए, गंदे अंकल मुझे मार रहे हैं। अबू। अपने बेटे की भीगी आवाज़ सुनकर साजिद मलिक के हाथ पैर फूल गया। उसने बेयकीनी से सिकंदर को देखा। हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है? उसके मोबाइल से वापस पॉकेट में रखते हुए तंज किया। तो क्या फ़ैसला है साजिद मलिक? देखो, शायद तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करोगे। तुम्हारा जो भी मसला है मुझसे है। मेरे बेटे को इस सब में मत घसीटो प्लीज़। वो बच्चा है, फ़ौरन मिंदन तो पड़ रहा है। तुम पर मुनहसर करता है कि अपने बेटे को बचाते हुए ख़ुद को। सिकंदर ने हाथ खड़े करते हुए गोया इस मामले से कोई फ़र्क नहीं था। ओके, तुम जो कहते हो मैं करने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटे को छोड़ दो। उसकी बात सुनकर सिकंदर के लबों पर जानिबदार मुस्कुराहट फैल गई। उसका बयान रिकॉर्ड करवाने का बंदोबस्त करो अभी। उसने रूसी ज़बान में से सख्त लहजे में ऑर्डर दिया। उसका ऑर्डर सुनते ही पीछे खड़ा बंदा फ़ौरन
बाहर की जानब लपका। यस सर, मेरे पास इसके खिलाफ तमाम सबूत और एतराफ़ मौजूद है। अब यहाँ पर मुनसर करता है कैसे बाबा को इन घटिया इल्ज़ामात से पाक करते हैं। होटल रूम के टेरेस पर खड़ा नज़रों रोशनियों की परमास्को की फलक बोस इमारतों पे टकाए सपाट अंदाज में बोला, ओके 3 दिन तक। उनके सवाल का जवाब दिया और इख्तितामी कलमात के बाद कॉल काट दी। यज़दान तो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। सिकंदर मॉस्को की बुलंदियों पर खड़ा अपना अगला स्टेप ले चुका था। ज़मीन दरिया हुडसन के किनारे थी। गोल्डन ब्राउन बाल हवा की दोष पर लहरे थे। वो चेहरा सुर्ख हुआ था। वो आसपास का होश बुलाए किसी गैर मरई नक्ते को देखती गुम थी। सिली गर्ल, बीवी के साथ फ्लाइट नहीं किया जाता, उसे मोहब्बत कहते हैं। सिकंदर का लहजा तंज़िया था। हज़ाम, सिकंदर चीट नहीं करता। सिकंदर के मजबूत लहजे पर ज़मीन को यकीन हुआ। ज़मीन खान बंगश, अब ज़मीन हज़ाम सिकंदर बन चुकी है। ज़मीन के लिए सब खूबसूरत एहसास था। हज़ाम सिकंदर की अमानत समझकर अपना ख्याल पहले से बढ़कर रखना। वो हल्का सा हंसती। हंसती में गहरी उदासी शामिल थी। तुम्हारी बहन मेरी बीवी है, जिसे ले जाने से मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। सिकंदर का मजबूत और सर्द लहजा उसे फ़िज़ा में गूंजता हुआ महसूस हुआ। ऐसे देखोगी तो सब तड़वा बैठूंगा। सिकंदर की बातें सोचते हुए उसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गई थी, मगर वो बेखबर थी। तुम मुझे ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकती। वो अब उसे छोड़े समुंदर के पार बैठी थी, मगर उसका कहीं नामो निशान तक नहीं था। तुम मुझे हज़ाम कहा करो। मैं तुम्हारे लिए सिकंदर कभी नहीं रहा और ना ही कभी साबित होऊंगा। तुम मुझे हमेशा हज़ाम पाओगी। मीने का हज़ाम। ये पहला मौका था जब ज़मीन का दिल बेसाख्ता धड़का था। सिकंदर ने उसे एक अलग एहसास से दो चार किया था। ऐसा मासूम चेहरा बनाकर अगर तुम मुझे अपने हाथों से जहर भी दे दोगी तो अगले सांस की परवाह किए बगैर खा लूँगा। दोनों अब एक दूसरे की जुदाई का जहर लिए हिजरे की मौत मर रहे थे। जो सब छोड़ कर चले जाते हैं ना, ये हर रोज़ मरने से ज़्यादा तकलीफ दे होता है। सिकंदर की तब कही गई बातें आज उस पर बीत रही थी तो उसे अंदाज़ा हो रहा था वो कई सालों से ऐसे कर्ब में मुब्तला था। अब मज़ीद अजियत से दो चार था। मैं अपने कीमती तरीन असासे को दुनिया की नज़रों से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़ाम, सिकंदर को अपनी कीमती असासों की हिफाजत करना आती है। सिकंदर का मोहब्बत भरा लहजा उसके कानों में गूंजता पूरी आबोताब के साथ दरियाए हुडसन के शोर में दबा गया था। अगर शहजादे ने सिंड्रेला को जूता पहना दिया तो स्टोरी का सारा चार्म इंटरवल से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ज़मीन को आज तक सिकंदर की इस बात की समझ नहीं आई थी। शायद यही उनकी कहानी का चार्म था जिसकी तशरीह कहानी के तलस्सुम को तोड़ देती। मेरी सांसों की आखिरी डोर ही तुम्हारी आज़ादी का परवाना साबित हो सकती है। ज़मीन का दिल एक पल को डूबा। उसे ऐसी आज़ादी मर के भी नहीं चाहिए थी जो सिकंदर की सांसें ख़त्म कर दे। मेरे लिए मेरी मीने ही सब कुछ है। मेरा दिल, मेरी बीमारी, मेरा नशा, मेरा वाहिद रिश्ता, मेरी धड़कन, मेरी बीवी, मेरा इश्क। उसकी बात को सोचते हुए आज उसका दिल पूरी शिद्दत से धड़का था। मुझे आज शहीद करने का इरादा है क्या? उसे आज अंदाज़ा हुआ था सिकंदर की खातिर किसी अनजान लड़की से जेलस होती रही थी। तुमने पूछ लिया तो सारे दर्द ख़त्म। मीने, ज़मीन का दिल शिद्दत से धड़का। क्या आज भी उसका हाल पूछकर उसका हर दर्द ख़त्म कर सकती थी? उसके चेहरे पर आई बालों की लच को कान के पीछे करते खुद से सवाल किया। उसे कोई जवाब नहीं मिला। शायद दिल के साथ आज दिमाग भी रूठ गया था। कुछ देर बाद इधर खड़ी रही, फिर वापसी के कदम बढ़ा लिए। आज लेवी यज़दान को लेने होटल आया था। यज़दान किसी एतराज़ के बगैर खुद बखुशी उसके साथ चला गया। आज हम क्या विज़िट करने वाले हैं? यज़दान ने लेवी की गाड़ी एक भीड़ वाली जगह पर रोकते अंग्रेज़ी में जोश से पूछा। स्टैचू ऑफ अलेक्जेंडर और हाउस म्यूज़ियम ऑफ I.S. ट्रुजेनो। लेवी ने सीट बेल्ट खोलते हुए एक चट्टी निगाह इर्द गिर्द डालकर मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। यज़दान ने भी सीट बेल्ट खोलकर एक नज़र बाहर देखा और मुस्कुराकर सर इस्पात में हिला दिया। उम्रों के खासे फ़र्क के बावजूद यज़दान और लेवी में बहुत कम में अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिसकी ज़्यादातर हाथ लेवी का था क्योंकि यज़दान बहुत रिज़र्व बच्चा था जो किसी के साथ ज़्यादा कमिंगल नहीं करता था। आपको भी अपने शौहर के खिलाफ बयान देना होगा। जो सबूत आपके पास हैं वो भी दिखाने होंगे क्योंकि सबसे पहले पाक धरती का हक है। सिकंदर साजिद मलिक की बीवी के सामने बैठा उन्हें समझा रहा था। उसका लहजा कतरे मुनासिब था। उन्होंने आंसू पूछते हुए सर इस बात में हिला दिया। शाह, तुम अब मेरे बेटी और बीवी को छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए तुमने पा लिया। उनको एक खराश भी मत आए। सिकंदर को देखते ही जख्मों से चूर साजिद मलिक ने मुश्किल बोलते मिन्नत की। तुम किस बीवी और बेटे की बात कर रहे हो साजिद मलिक, जो तुम जैसे गद्दार और 2 टके बिकने वाले शख्स से अपना हर ताल्लुक तोड़कर तुम्हें मानने से इनकारी है? सिकंदर तंजिया हंसा। साजिद मलिक को शक तारी हुआ। उसे आज इदराक हुआ था कि वाकई उसकी असलियत सामने आने के बाद उसकी बीवी ने बेटा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहेंगे। उसने हसन सिकंदर को इन्हीं के नाम पर बेवकूफ़ बनाया था और अब वही उसका साथ छोड़ गए थे। सिकंदर ने वाकई गेम खेलकर उसके बाप की बदनामी, मौत, अजियत, हर एक चीज़ का खूब बदला लिया था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सिर्फ मुझ पर यकीन करती है। बाल नोश्ता कोई पागल मालूम हुआ। हिसाब का वक्त शुरू हो चुका है। साजिद मलिक की रस्सी खींची गई थी। जो कुछ उसने किया था उसे अब भुगतने का वक्त आ गया था। पछतावे घेर रहे थे। जिस फैमिली के लिए सब करता रहा उसके हराम फेल से कमाए गए हराम पैसे या हराम आसाइशात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सब मकाफात अमल के काले कपड़े में लपेट कर उसे के मुँह पे मार दिया गया। आज इस घटन सदा अंधेरी जगह पर रहते उसे 15 दिन हो चुके थे। इन 15 दिनों में उसने जुटाई से एतराफ़ और एतराफ़ से पछतावे का
कठिन सफ़र किया था। वो 15 दिनों पर मुहित सफ़र सदियों के थका देने वाले सफ़र की इमारत मालूम हुआ। अब जब पछतावों ने घेरा तंग किया तो अंधेरी गहरी खामोशी से वहशत होने लगी। वो रोशनी के लिए चीखने लगा, मगर अमीक गहराइयों अंधेरों का रास्ता उसने खुद चुना था। इसमें है सारे समूद। सिकंदर ने मुट्ठी लबों पर रखते हुए आंख के इशारे से सामने शीशे के टेबल पर मौजूद बैग की जानिब इशारा करते हुए कहा, वेल डन शाह, अब तुम्हें इसके इबरतनाक अंजाम का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सामने बैठे दरमियानी उम्र के नफीस से शख्स मुस्कुराते हुए मुसाफा किया। उम्मीद है काम मेरी सोच के मुताबिक होगा। सिकंदर ने उनसे हाथ मिलाते हुए सर्द लहजे में कहा तो मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा मकसद समझता और ख़ुद भी पुरस्कार सा मुस्कुरा दिया। उन दोनों को पाकिस्तान वापस आए 1 माह हो चुका था। यज़दान और वेकेशंस के बाद दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया था। अपनी पहली रूटीन पर आ रहा था, काफ़ी बेहतर हो गया था। सिकंदर अब भी उसको प्रॉपर वक्त देता था, उसके साथ गेम्स खेलता, उसे लेकर रोज़ाना वॉक पर जाता, अपने साथ जिम लेकर जाता। सिकंदर की डाइट और दवाई का भरपूर ख्याल रखता था। साजिद मलिक और उसकी फ़ैमिली को रूसी माफियाज कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। सिकंदर ने उसकी फ़ैमिली को बाहिफाजत पहुँचा दिया था पाकिस्तान। सिकंदर ने अपने बाप पर लगे गद्दार के धब्बे को ना सिर्फ मिटाया बल्कि असल गद्दार को तमाम सबूतों के साथ पेश किया। उसके साथ रूसी माफियाज की बहुत सारी कमज़ोर कड़ियाँ पाकिस्तान ISI के हवाले कर दी थी, जो काफ़ी मददगार साबित हो सकती थी। उसकी कारकर्दगी के पेश नज़र उसकी प्रमोशन कर दी गई थी। रूसी माफियाज तक खबर पहुंच चुकी थी। उन सबसे काबिल मोहरे साजिद मलिक ने सरेंडर कर दिया और सब में शाह का नाम बहुत हाईलाइट हुआ था। सिकंदर जानता था अब खामोश नहीं बैठेंगे, उसे खुद की कोई फिक्र नहीं थी, मगर यज़दान की खातिर यज़दान की सिक्योरिटी बढ़ा दी। स्कूल जाते वक्त घर में, रूम के अंदर, बाहर, हर जगह गार्ड्स तैनात थे। उसे अंदाज़ा था उसका सामना अब बड़े दुश्मन से था और फैमिलीज़ को सबसे पहले निशाना बनाने वालों में से थे। सिकंदर के पास फैमिली के नाम पर एक यज़दान सिकंदर शाह बचा था, जिसे खोने का हौसला किसी सूरत उसमें नहीं था। सिकंदर का खौफ तब था जब स्कूल जाते यज़दान की गाड़ी पर हमला हुआ। हमले के बाद यज़दान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। उसके बाद भी मुतअद्दिद हमले हुए, मगर किस्मत में उसकी मौत नहीं लिखी थी। जब हर दफ़ा मौजादी तौर पर बच जाता। सिकंदर जो किसी चीज़ से खौफ नहीं खाता था, अब यज़दान के हवाले से खौफ ज़्यादा हो गया। अपने माँ बाप के बाद अब अपने छोटे भाई को किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता था, मगर किस्मत में उसकी कड़ी आजमाइश लाजिम थी। यज़दान इस कदर सिक्योरिटी देकर परेशान हो गया, जिस पर सिकंदर ने उसे समझा बुझाकर उसका माइंडसेट बना दिया कि अब उसे सिक्योरिटी के साथ चलना पड़ेगा। सिकंदर की प्रमोशन की खुशी में आए दोनों सख्त सिक्योरिटी के साथ डिनर करने बाहर आए थे। वो दोनों अभी शहर के महंगे तरीन होटल से बाहर निकल रहे थे कि काले शीशों वाली गाड़ी रोड से गुजरती इकबाल कौर की एन इस वक्त हंसते मुस्कुराते सिकंदर से बात करते यज़दान को समझने का मौका दिए बगैर एक गोली यज़दान के सर में सुराख करती आर पार हो गई। अगले पल गाड़ी वहाँ से गायब हो गई और यज़दान आवाज़ निकाले बगैर सिकंदर की बाहों में झूल गया। क्रिस्टल ब्राउन आंखों में किसी बेयकीनी थी। क़यामत का समा था। गन पर लगे साइलेंसर के सबब आसपास से गुजरते लोग एक पल को क़यामत से बेखबर थे। सब यूं ही होटल के अंदर बाहर हो रहे थे। आसपास के तमाम निज़ाम वैसे ही चल रहे थे, मगर सिकंदर की दुनिया थम गई। फटी आंखों से अपनी गोद में मौजूद यज़दान का लथपथ चेहरा देख रहा था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। उसकी दिल खराश ताड़ पर एक पल को सब साकित हुआ। इतने सारे गार्ड, सिक्योरिटी फोर्स से सब देखते रह गए और अजल यज़दान सिकंदर शाह को निकल गई थी। गार्ड ने सरत से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। दानी मेरे शेर, आंखें खोलो मेरी जान, दानी आंखें खोलो ना। सिकंदर की आंखों से आंसू मुतवातिर बह रहे थे। वो पागलों की तरह चीखता हुआ यज़दान का बेजान चेहरा थपथपा रहा था, जो अपने बाप की मौत पर दिल पहाड़ रख कर सबर गया था। अब अपने भाई को ऐसे खुद से दूर जाता। उसका सबका हर बंधन टूटा। वो सिर्फ उसका छोटा भाई नहीं, उसका बच्चा, उससे सिकंदर ने माँ बाप दोनों बनकर पाला था। उसकी हर खुशी गमी, हर अचीवमेंट पर, उसकी हार पर, हर जगह सिकंदर उसके साथ रहा था। यज़दान के दुनिया में आने के बाद अपने बाप से पहले सिकंदर ने एक गोद में लेकर प्यार किया था। उसका नाम भी सिकंदर ने मर्जी से रखा था। उसे यज़दान नाम के लड़के की कहानी कभी अपने बचपन में सुनी थी और वो किरदार आखिर अमर हो जाता है। यज़दान को अपनी गोद में इस छोटे बच्चे का नाम तजवीज़ करते अपने भाई को भी अमर करना चाहता था, मगर किस्मत उसके बचपने पर हंसती थी। यज़दान ने पहली दफ़ा सिकंदर की गोद में आँख खोली थी। उसका पहला कदम सिकंदर के जाने पड़ा था। यज़दान ने पहला लफ्ज़ भाई बोला था। तब सिकंदर इस कदर खुश था कि उसके पैर ज़मीन पर नहीं टिकते थे और आज ज़मीन उसके कदमों तले सरका ली गई। वो सिकंदर के हाथ से खाना खाता था, सिकंदर के बगैर नहीं सोता था। उसकी पहली जीत पर सिकंदर उसके साथ खुशी मनाने को मौजूद था। उसकी पहली हार पर सिकंदर ने हौसला बढ़ाया था। आज उसकी मौत के वक्त भी सिकंदर उसके साथ खड़ा था, जैसे सारी ज़िंदगी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। मुझे ये जिंदा वापस, वरना तुम सबकी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर ने अंदर जाने से रोका तो सख्त लहजे में डॉक्टर्स को धमकी दे डाली। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद हुआ। डॉक्टर्स को अंदर गए 2 घंटे हो चुके थे, मगर अब तक खबर नहीं आई थी। वो ऑपरेशन थिएटर के मुसलसल चक्कर लगाता इंतज़ार की कड़ी सूली पर लटका हुआ था। दानी मेरी जान, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करना। तुम जानते हो ना हमारे भाई जान का दिल तुम्हारे मामले में चिड़िया जैसा है। प्लीज़ खुद को कुछ मत होने देना। मेरे लिए मौत से लड़कर वापस आ जाओ। बस एक बार वापस आ जाओ, फिर मैं अपनी सांसें गिरवी रख कर भी तुम्हें बचा लूँगा। बस एक बार मौत से लड़ जाओ ना दानी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर दीवार से टकाए होती आंखों से रोते हुए बड़बड़ाते हुए इस जान से मुखातिब था और उससे कोसों दूर था। 2 से 3 घंटे हो गए, मगर ताहाल कोई खबर नहीं थी। तुम जानते हो ना दानी, मामा बाबा के बाद अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। एक के बाद एक जुदाई सहते अब मेरी बस हो गई यार। तुम लोग भी बस कर जाओ ना।
मैं इंसान हूँ, मुझे इतनी तकलीफ़ मत दो। क्यों हर दफ़ा लोग आसानी से शिकार बनकर सामने आ जाते हो। बालों को मुट्ठियों में जकड़े मुसलसल बड़बड़ा रहा था। उस वक्त लाल बत्ती बंद हुई और डॉक्टर्स के चेहरे से मास्क उतारते बाहर आई। डॉक्टर्स को बाहर आता देखकर सीरत से उनकी जानिब लपका, कैसा है मेरा बच्चा, अब ठीक तो है ना? उसके तेज़ लहजे में बेचैनी थी। उसकी बिखरी हालत देखकर डॉक्टर्स को एक पल को खामोश हुए थे। डॉक्टर से आगे बढ़कर कंधे पर हाथ रखा, देखिए मेजर साहब, हमने बहुत कोशिश की थी मगर जो किस्मत को मंजूर था। सीधी तरह बताओ क्या कहना चाहते हो? अपनी नाकामी और नालायकी का इल्ज़ाम किस्मत को मत दो, सीधी बात करो। अपने कंधे से डॉक्टर का हाथ झटकते हुए घर आया। डॉक्टर्स और स्टाफ उसकी सुर्ख आंखों और गुस्से की शदीद लहर देखकर एक पल को थमे। वो मिलिट्री हॉस्पिटल में था और बहुत सारे लोग वहाँ सिकंदर को जानते थे, मगर ये सिकंदर कैप्टन शाह से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। आज उसे हालत में देखकर सबका दिल कट रहा था। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, ही इज़ नो मोर। वो एक सीनियर डॉक्टर जो हसन सिकंदर के दोस्त भी थे, उन्होंने उसके कंधे को थपकते हुए आगाह किया। सिकंदर की हालत यूँ थी कि काटा बदन तो लहू नहीं। वो साकित था, पटी नज़रों से ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देख रहा था। तुम लोगों ने मार दिया मेरे बच्चे को, तुम लोग उसके कातिल हो। मैं तो उसे जिंदा लाया था, तुम लोगों ने मार दिया मेरे दानी को। कातना उस डॉक्टर के मुँह पर मुक्के मारता धाड़ा। सब उसे संभालने की कोशिश करते मगर किसी के संभाले नहीं आ रहा था। कैसे मरने दिया तुमने उसे? कैसे तुम मासूम बच्चे की सांसें छीन ली? जवाब दो, कातिल इंसान में जिंदा लाया था यहाँ। मेरा दानी सांसें ले रहा था, मैंने उसकी आंखों में जीने की चाह देखी थी। तुम लोगों ने कैसे उसे मरने दिया? वो बोलो। वो बहते आंसुओं के साथ घर आया। सब उसे संभालने में लगे हुए थे मगर उसके बावजूद डॉक्टर्स तक पहुँच उसका गिरबान पकड़ा जा चुका था। तुम इस वक्त अपने होश आवास में नहीं था। तुमने मुझे अंदर उसके पास जाने से रोका, जबकि मैं कह रहा था वो मेरे बगैर परेशान हो जाता है, मगर तुम अपनी मर्जी करते हुए अकेले उसे अंदर ले गए। अब आकर कह रहे हो ही इज़ नो मोर। हाउ कुड यू ब्लडी बास्टर्ड। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे दानी को मार दिया। सिकंदर खुद को छुड़वाते एक दफ़ा फिर हरासा हुए डॉक्टर्स की जाने बढ़ा। वो इस वक्त किसी छोटे ज़िद्दी बच्चे की मानद लग रहा था जिसे उसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया गया और मुसलसल रोज चिल्लाकर जिद करके उसे वापस मांग रहा हो। उसे बेकाबू हुआ देखकर डॉक्टर से नर्स को नशे का इंजेक्शन भर लाने को कहा। मुझे दानी जिंदा सलामत अभी इसी वक्त चाहिए, वरना तुम्हारी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं होगी। वो डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर की जानिब धकेलते हुए आया। वो धान पान सा डॉक्टर उसके धक्के पर दूर जा गिरा। उससे कबल सिकंदर उस डॉक्टर की जानिब बढ़ता, पीछे एक नौजवान डॉक्टर ने उसकी गर्दन में नशे का इंजेक्शन लगा दिया। गर्दन पर सुई की चुभन महसूस करके मज़ीद गज़बनाक हुआ मुड़ा। उसको गुस्से में अपनी जानिब बढ़ता देखकर डॉक्टर सांस रोककर बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुआ। उसे कबल सिकंदर कुछ करता शदीद चक्कर आने पर लड़खड़ा गया। आंखों के आगे गहरा अंधेरा छाने लगा। इंजेक्शन का असर होते देखकर डॉक्टर ने सुख का सांस लिया। उसने सर झटक कर आगे बढ़ने की कोशिश की मगर ये चक्कर शदीद था कि खड़े ज़मीन बोस हुआ। डॉक्टर ने आगे बढ़कर संभालते हुए सर ज़मीन पर टकराने से बचाया। 2 घंटे बाद उसको होश आया तो वो काफ़ी बेहतर था। यज़दान को शाह पैलेस लाने के बाद उसकी नमाज जनाजा और तदफीन के लिए लहू छलकाती आंखों से बहते आंसू समेत मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाले बगैर किसी रोबोट की माने सदम जान दिया। उसका दिल चीखो पुकार कर रहा था, गोया फट जाएगा। उसे आज पहली दफ़ा जीने की ख्वाहिश खत्म हुई थी। कांपते हाथों से यज़दान को दफन करके खुद भी उसके साथ दफन हो जाना चाहता। जानता था उसके दानी अपने भाई जो उनके बगैर परेशान हो जाएगा। तदफीन के बाद सब चले गए मगर अब तक यज़दान की कब्र पर ताज़ा और गीली मिट्टी अपनी मुट्ठी में कैद किए भीगी सुर्ख आंखों पर उसकी कब्र पर टकाए बैठा था। दानी मेरे शेर, तुम परेशान मत होना। मैं जानता हूँ तुम मेरे बगैर परेशान हो जाते हो, इसलिए तुम्हारे पास रुके हूँ। ओके। कब्र भी मिट्टी पर मोहब्बत से हाथ फेरते कह रहा था, मगर तुमने मुझे अपने पास रुकने का बहुत बुरा तरीका इख्तियार किया यार। तुम जानते थे कि ऐसा करके तुम मुझे हमेशा अपने साथ बांध लोगे, मैं कहीं नहीं जा सकूँगा, यही तुम्हारे पास रहूँगा, इसलिए किया ना तुमने। दानी मोहब्बत से कुछ खफकी से बोला। सिकंदर से कुछ फासले पर खड़ा रहीम उसकी बातों पर अपनी हिचकी व मुश्किल रोके खड़ा था। उसे शुरू से सिकंदर को हिम्मत और हौसला से हर मुश्किल वक्त से निपटते देखा था, मगर आज सिकंदर की हालत उसका दिल काट रही थी। मैं तो तुम्हारे पास हूँ मगर तुम मुझसे बहुत दूर हो दानी। मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम्हें हर वक्त मेरी ज़रूरत होती है। उसने थी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। सोच रहा था कि यज़दान सिकंदर शाह उससे खफा है। उसका दिल और दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उसका दानी मर चुका है। तुम्हारे भाईजान वैसे ही तुम्हारे बिना परेशान है जैसे तुम मेरे बगैर हो जाते हो। दानी प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पास आ गया। उसने डुबडुबाती आंखों से कब्र को देखते हुए मिट्टी में हाथ में उठाई। मुझे अंदाज़ा है कि तुम मुझसे इसलिए खफा हो क्योंकि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ अब हज़ाम सिकंदर शाह का सारा वक्त यज़दान सिकंदर शाह के लिए होगा, बस तुम एक दफ़ा वापस आ जाओ। आंसू साफ करता हर लफ्ज़ पर जोर देते मनो मट्टी तरह दबे यज़दान से मुखातिब था जो उसकी ख्वाहिश पूरी करने से कासिर था। कितनी देर वो ऐसे ही उठ बैठा उससे बातें करता रहा। बस करो बेटा, ऐसे तुम तो उसकी रूह को तकलीफ़ दे रहे हो। जब से मुलाजिम उसकी दिल बंद कर देने वाली बातें बर्दाश्त नहीं तो उसने आगे बढ़कर सिकंदर के कंधे पर हाथ रख के समझाया। उसकी बात पर झटके से मुड़ा। आपका दिमाग ठिकाने पर है, मैं कैसे अपने बच्चे को तकलीफ़ दे सका हूँ। धीमे लहजे में कराया। चलो बेटा वापस अंदर चलो, अंधेरा हो रहा है, उठो शाबाश। मुलाजिम ने आंसू साफ करते उसे कहने का चला। सिकंदर ने गुस्से से उन्हें घुरा। आपको जाना है तो बेशक जाए, मगर मुझे कहीं नहीं जाना। आप जानते भी हैं दानी मेरे बगैर कितना परेशान हो जाता है, उसके बावजूद आप चाहते हैं मैं उसे अकेला छोड़कर चला जाऊँ। उसने गुस्से से कहते हुए रुख वापस कब्र की जानिब मोड़ लिया। डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। उसने कब्र की मिट्टी पर
मोहब्बत से हाथ फिरा। बेटा, आप ना चाहते हुए भी उसकी रूह को तकलीफ़ दे रहे हो। अगर आप चाहते हो तुम्हारा दानी सुकून की नींद सोए तो इसे अलविदा कहकर यहाँ से चलो। अब की बार मुलाजिम ने लफ्ज़ों को चुनकर इस्तेमाल किया। क्यों होगी तकलीफ़ उसे? डैम, उससे मेरी प्रेजेंस नहीं एब्सेंस तकलीफ़ देती है। और कभी अलविदा नहीं कहने वाला, कभी नहीं। वो धीमे लहजे में कराया। रात का अंधेरा छा रहा था। कब्र पर बैठा अपनी दानी को यकीन दहानी करवा रहा था उसे छोड़ कर कहीं नहीं जाएगा। बेटा, आपको यज़दान बेटे की कसम यहाँ से चलें, खामोश चले जाओ यहाँ से। हर लिहाज बुलाए धीमी आवाज़ में चीखा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए उनकी रूह को तकलीफ़ मत पहुँचाएं और चलें, फिर चाहे मुझे जो भी सज़ा देना मुझे कबूल होगी, मगर यहाँ से चलें। उसे रोते हुए सिकंदर के आगे हाथ जोड़े। सिकंदर ने जल्दी से उनके हाथ खोले। वो कुछ ठंडा पड़ा। क्या वाकई मेरे बच्चे की रूह को तकलीफ़ में है? उसने अजियत से गिरते हुए एक नज़र कब्र पर डाल कर उनसे पूछा। मुलाजिम के सर अस्पात में हिलाने पर आंखें बंद करके दर्द से गहरा सांस भरा। ये सोचकर सुहानी रूह थी कि उसका शेर तकलीफ़ में। उसकी तकलीफ़ का सोचकर सिकंदर को अपनी सांस रुकती महसूस हुई थी। दानी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। आई एम सो सॉरी मेरा शेर। वो कब्र पर हाथ रखे शिकस्त खुर्दा सा था। आंसू उसका गाल से लड़खड़ाता हुआ कब्र की नरमो ताज़ा गीली मिट्टी में जज्ब हो गया। उसने यज़दान की रूह को सुकून पहुँचाने की खातिर फाते के लिए हाथ उठाया। ना चाहते हुए भी चीखते चिल्लाते दिल को शाह पैलेस की जाने मुड़ा, जिसे सिर्फ वीरानियाँ गहरे सायों समेत हर सू मंडला रही थी। शाह पैलेस की बजाय अब 2-3 कमरे मुफक्किल हो चुके थे। उनमें मौजूद चीज़ें भी एक राज बनकर उनके साथ मुफक्किल होगी। गुजरता वक्त उसके ज़ख्म पर मरहम रखता, मगर यादों का हमला रूह पर गहरा करता और खरन नोचता था। जो लोग यज़दान के कत्ल में मुलव्वस थे, सिकंदर ने उनको भी इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया था, मगर कुछ बाकी थे। वक्त पर लगाया रहा था। सिकंदर के ज़ख्म भी वक्त के साथ मुंदल हो चुके, मगर एक कसक अब तक दिल में बाकी थी जो शायद मरते दम तक साथ रहनी थी। यज़दान की मौत के 6 साल बाद माल में ज़मीन से टकराया तो ज़मीन की आंखों में वही मासूमियत और चेहरे पर वही भोलापन महसूस हुआ था जो कभी यज़दान सिकंदर के चेहरे व आंखों में था। हेज़ल ग्रीन आंखों की चमक क्रिस्टल ब्राउन आंखों से मुमासलत रखती थी। धीरे धीरे ज़मीन को जानने का सफ़र उसके लिए खूबसूरत वाक़या हुआ था। उसकी बहुत सारी यादात यज़दान से मेल खाती थी, मगर वह ज़मीन के हवाले से बहुत खौफज़दा रहता था। उसे खौफ था जैसे अपने रिश्ते जिनसे वो जान से बढ़कर प्यार करता था छोड़कर चले गए, ज़मीन को भी ऐसे ही हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। यज़दान के बाद जो जीने की चाह छोड़ बैठा था, 6 साल बाद ज़मीन खान बंगश उसके लिए ज़िंदगी जीने की नई रूह फूंक दी गई थी। वो ज़िंदगी को ज़मीन के साथ जीना चाहता था और जो उसे बेजान करके चली गई थी। वक्त तेज़ी से पड़ लगाया रहा था। अपने पीछे रह जाने वालों को पछतावे दिए, किसी की खुशी की बहार दिए तो किसी को गमों की सौगात सौंप कर आगे बढ़ता चला गया। साल के आखिरी दिन कोई नए साल को खुशामदीद कर रहा था, कोई अपने मिलने की उम्मीद में चिराग रोशन किए बैठा था, कोई अपने प्यारों के बिछड़ने पर मातम को नाच था, तो कोई इससे बेखबर कि अपनी ज़ात के असहार में गुम था। ज़मीन को यहाँ से गए 2 माह हो चुके थे। हर दम उसकी याद को सीने से लगाए दिन के 12 से 20 घंटे काम के दौरान भी उसकी आवाज़ सुनता रहता। हिजर के आज़ार ने उसकी वहशतें बढ़ा दी थी। उसका जब ख़त्म हो रहा था, अब अपनी मीने को जी भर के देखना चाहता था, उसकी हर शरारत एंजॉय करना चाहता था, उसको सामने बिठाकर बेतकान सुनना चाहता था। उसे ये 2 माह कई सदियों मालूम हो रहे थे। वो नहीं जानता था कि अब जो अपनी मीने से मिलेगा तो वो कैसी होगी, मगर एक तसल्ली थी कि उसकी मीने महफूज थी। मैंने देखा था उन दिनों उसे जब वो खिलते गुलाब जैसा था। उसकी आंखों में नींद छिनती थी, उसका लहजा शराब जैसा था, उसकी जुल्फ़ों से भीगी थी घटा, उसका रुख महताब जैसा था। लोग पढ़ते थे हालो ख़त उसके, वो अदब की किताब जैसा था। बोलता था ज़ुबां खुशबू की, लोग धड़कनों में सुनते थे उसे। मैंने देखा था उन दिनों में उसे, सारी आंखें थी आईना उसकी, सारे चेहरे का मैं इंतखाब था। वो सबसे घुल मिल कर भी अजनबी रहना एक दरिया नुमा से राब था। वो ख्वाब ये है कि वो हकीकत था, हकीकत ये है कि वो कोई ख्वाब था। दिल की धरती बे आसमां की तरह सूरत साया व सहाब था। अपनी नींदें उसकी नज़र हुई, मैंने पाया था जगहों में उसे। मैंने देखा था उन दिनों में उसे, जब वो हंस हंस कर बात करता था, दिल के खैमे में रात करता था, रंग पढ़ते थे आंचलों में। मैंने देखा था उन दिनों उसे। मगर ये देर की कहानी है, मगर ये दूर का अफसाना है। अब मेरे मिलाप में हाल, अब तो सदियों भरा ज़माना है, अब तो यूँ भी हाल अपना है। दश्त हिजरा की शाम जैसा, क्या ख़बर इन दिनों वो कैसा है। मैंने देखा था उन दिनों में उसे। रात के गहरे होते साए सजारसू फैल रहे थे दरियाए क्रोज़र के किनारे। काफ़ी लोग चहलकदमी कर रहे थे। आसमान लम्हा बला मरक बदल रहा था। मकामी लोगों के लिए बात मामूली थी, मगर सैर इस मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, तस्वीर ले रहे थे। हर कोई अपना गम भुलाए कुदरत की सनाई देखते में महबूब था। मगर डीप चेरी ब्राउन बालों वाली लड़की, जिसके सिल्की कंधों तक आते हुए बाल हवा के दोष पर लहरा रहे थे, सबसे दूर अलग थलग बैठी थी। स्काई ब्लू जंपसूट और नीचे स्नीकर्स पहने, अपनी कान सी सब्ज़ आँखों में गहरी उदासी लिए दरियाए क्रोज़र के बहते पानी को देख रही थी। वो धीमी सरगोशियों में मीलों दूर तक बहते पानी को अपनी कहानी सुना रही थी।
तुम जानते हो, तो पहली बार उससे टकराई थी तो मेरा सर घूम गया था। वो बहुत स्ट्रॉन्ग, जस्ट लाइक अ स्टोन, एंड आई स्लैट हिम बैडली। वो भीगी आंखों से मुस्कुराई थी। वो स्टोन मैन नहीं बल्कि आइसबर्ग था। उसके लहजे का सर्दपन जैसे आइस ग्लेशियर। उसके बाद मैंने उसे यूनी में देखा। उसके नेक मोल से मुझे फर्स्ट टाइम सरप्राइज़ किया था, मगर मेरे कुछ बोलने से कबल ही जर ने मुझे उससे दूर किया। हाँ, उसने तकलीफ से हंसते हुए गहरी सांस भरी, मगर वो मुझे अपने से दूर नहीं जाने देता था, इसलिए ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ रखा। बट दैट वाज वियर्ड कि अपनी हर बात में मनमानी करने वाला शख्स मुझे कभी बुरा नहीं लगा। टू बी ऑनेस्ट, हुआ कि मेरे मामले में बहुत अच्छा साबित हुआ था। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी, बल्कि मेरे लिए उसका हर जज्बा मोहब्बत से कहीं बढ़ के होता था। वो अपने मुसलसल बहते आंसू साफ करके लेने को रुकी। मेरे लिए उसकी केयर, पोजेशन, मैडनेस, एडोरेशन, सब ने मुझे उससे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। उसके बारे में कुछ भी जाने बगैर मुझे उससे मोहब्बत होगी। मैं उसका पूरा नाम तक नहीं जानती थी, मगर मुझे उससे मोहब्बत होगी। वो लब दबाकर आंसू रोकने लगी। उस मोहब्बत करने वाले अंदाज ने मुझे बांध दिया। मुझे ऐसा महसूस होता था मेरी सांसों में मिंगल्ड है। मगर फिर हमारी हंसती ज़िंदगी की गहरी रात जिसने हर खुशी को तबाह कर दी। आई वॉज शडर्ड बट ही कंटिन्यू टू टेक माई ब्रेथ अवे। मैं उस रात खौफ ज़्यादा हो गई थी कि उसे दूर जाना चाहती थी। मैं चाहती थी जब मैंने देखा है ख्वाब हो, मैं आंखें खोलूँ तो हमेशा की तरह अपने तहफ़्फ़ुज़ भरे आसार में लेकर सोया हो। मगर उसकी हिचकी बंदी, मगर वो तो कोई ख्वाब नहीं था। आँख खुलने पर तहफ़्फ़ुज़ में, इनफैक्ट आई जस्ट फील कि मेरा ख्वाब तहफ़्फ़ुज़ भरा हसार बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसे दूर जाना रूह को जिस्म से खींचने जैसा था, मगर उसे राह रास्त पर लाने के लिए मैंने ये किया। हज़ाम से दूर होना बहुत तकलीफ दे, फूट फूट कर रो दी। मैंने उसका ऐसा रूप देख कर भी उसे बदगुमान नहीं हुई। उसे राह रास्त पर लाने के लिए प्रोडिक्शन तदबीर करते हुए यहाँ तक आन पहुँचूँ। गहरा सांस उसने मुतवातर बहते आंसू साफ किए। कुछ देर तक खामोशी से सयान अंधेरे को देखती, आंसू बहाती रही, खुद को बहाल करती। वो कदर तवक्कुफ़ की बोली, यू नो आई लव द मॉन्स्टर। जो हिजर की तकलीफ़ है ना, मेरे हिस्से में आई है, क्योंकि मैंने ऐसे शख्स से मोहब्बत किया जो इंसेन टॉर्चर करने में परफेक्ट है। उसके सितम के बावजूद मुझे उससे नफरत नहीं। उसकी हिजर ने मोहब्बत की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। उसने गहरा सांस भरते आंसू साफ किए। माना तुम मुझे बता रही थी अगर मैं यहाँ ना आता मैं इतना टेंस हो गया था। उसके साथ बैठता हुआ खफी से बोला, आई एम सॉरी। ज़मीन ने सामने बहते पानी पर एक अलविदाई नज़र डाली और मुझे सजा देती उठ खड़ी। जरजान ने गर्दन उठाकर उसकी जानिब देखा। जब तक बैठा हुआ था उसे कुछ खैर मामूलीपन का एहसास हुआ तो खड़ा हुआ। इज़ एवरीथिंग ओके मानो? उसने परेशानी से पूछा। उसने सर इस बात में हिलाया। आंसू का गला हलक में अटका। वो गहरी सांस भरती गाड़ी के जाने बढ़ गई। गाड़ी में बैठे कान में लगे आले की मदद ज़रमीन की सारी बातें सुनते हुए कभी उसके रोने पर बेचैन होता, कभी उसकी बात पर मबहम सा मुस्कुरा देता। ऐसे में जरजान का आना इंतहाई नागवार था। सिकंदर पहले ही ज़िरक नामी बच्चे से सख्त गुस्से में था, जो हर वक्त मीने के साथ चिपका रहता था। सितम ये कि मीने हर वक्त प्यार लेता, उसके ख्याल में सिर्फ उसका हक था। उसका दिल करता इस बच्चे को कान से पकड़कर अपनी मीने से अलग करके माँ बाप के हवाले कर दे, ताकि दोबारा उसकी मीने के आसपास भी नजर न आए। आई एम कमिंग टू स्नैच यू फ्रॉम द वर्ल्ड, दिल में कहता। उस पर इसरार सा मुस्कुराता। उसकी आंखों के सामने हाथ में पकड़ा मैगजीन गिर गया। वो अंडरग्राउंड ट्रेन में विंडो साइड पर बैठी कानों पर हेडसेट लगाए बाहर देखने में मसरूफ थी। उसके कंधों तक आते डीप चेरी ब्राउन हल्की सिल्की बाल खुले हुए थे। पीच कलर के डायनम जंपर और नीचे पीच रंग के ही थॉनिंग्स सैंडल पहने अपनी उम्र से कहीं छोटी मालूम हुई थी। बाहर दौड़ते नज़ारों पर हेजल ग्रीन आँखों की आंखें टकाए वो ट्रेवर डैनियल का फॉलिंग सुन रही थी। सोचो का अंदाज निज़ाम सिकंदर शाह के गिर्द घूम रहा था। माई लास्ट मेड मी फील लाइक आई वुड never try again, but when I saw you I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, babe, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, babe, I'll give you everything. सिकंदर कानों में एयरपोर्ट्स लगाए, सीट की बैक से पुश टकाए, ऊपर देखते हुए ख्यालों की दुनिया में ज़रमीन को बसाए गाने के बोलों पर गौर कर रहा था। उसे गाने के बोल अपने दिल की तर्जुमानी महसूस हो रहे थे। दोनों के दरमियान ज़मीनी फासला जो भी था, मगर दिल एक साथ धड़कते थे। टॉक टू मी, आई नीड टू हेयर यू, नीड मी लाइक आई नीड यू, फॉल फॉर मी, आई वांट टू नो यू, फील हाउ आई फील फॉर यू. Before you, baby, I was numbed down the pain by pawning, speeding fast and run. तबीयत में बेचैनी फैलने लगी थी। गाना सुनते उसे गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। उसने विंडो से नजरें हटाकर ट्रेन में बैठे लोगों पर एक बेचैन निगाह दौड़ाई, मगर हर चीज मामूल के मुताबिक थी। कुछ लोग खड़े थे, कुछ बैठे थे, कुछ कानों में हैंडपीस लगाए मोबाइल में घूमते। सामने एक शख्स ने एक अधेड़ उम्र औरत को बैठने में मदद कर रहा था। सीने पर दिल के मकाम पर हाथ रखती गर्दन दोबारा विंडो स्क्रीन की जानिब करके गाने के बोल की तरफ मुतवज्जो हो गई। यकलख मानूस सी कलोन की खुशबू नत्थों से टकराने पर उसका दिल एक बार फिर से धड़क उठा। उसका ख्याल था, चूंकि वो कितनी देर से सिकंदर के बारे में सोच रही थी, जब उस सबब से सिकंदर की खुशबू तक महसूस हुई थी, मगर दिल की बेचैनी उसे बेसबब नहीं लग रही थी। दिल के शोर से परेशान होकर उसने कानों से हेडसेट उतार कर एक हाथ दिल के मकाम पर रखा और दूसरा हाथ सीट के हैंडल पर सख्ती से दबा दिया। धड़कने मामूल पर आने लगी, तब तक कुछ से यूं ही बैठी रही।
जब फतन उसे एहसास हुआ जिसे सीट का हैंडल समझकर सख्ती से अपने नाखून गाड़े बैठी थी, वो कोई इंसानी हाथ था। उसने गर्दन सिरत से बाएं जानब घुमाकर सामने बैठे शख्स को देखा जो हल्की नीली आंखों में अजीब सी चमकला से देख रहा था। तनवीर ने सिरत से अपना हाथ पीछे खींचा और एक स्पीड से हाथ की पुष्ट को देखा जहां उसके नाखूनों ने खून की बूंदें निकाल दी थी। जरमीन ने परेशानी से सर उठाकर उसे देखा। हल्की नीली आंखों में अनोखी सी चमक, उसके घने ब्लॉन्ड बाल जल की मदद से सलीके से सेट किए हुए थे जो देखने वाले को ज्यादा देर उन आंखों में नहीं देखने देती थी। बालों के रंग की बियर्ड उसके सुर्ख और सफेद चेहरे पर खूब जच रही थी। आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज मी। परेशानी के आलम में बेरब्त अल्फाज उसके मुंह से अदा हो रहे थे। जमीन कभी उसे देखती, कभी उसके हाथ की पुष्ट को जैसे खून निकल रहा था, मगर शख्स के चेहरे पर तकलीफ का कोई तासुर नहीं था। वो गहरी नजरों से जमीन को देख रहा था। उसके देखने के अंदाज से जमीन को उलझन महसूस हुई। आई वॉज अफ्रेड, आई वॉजंट इवन अवेयर। वेल, बौखलाहट में उसके मुंह से जो आया बोल गई। उसके हाथ की पुष्ट से निकलते खून को देखकर कुछ याद आने पर उसने जंप सूट की फ्रंट पॉकेट से मिनी एडहेसिव बैंडेज निकाली। लेट मी सी। सरवीन ने उसके हाथ को बखौर देखते हुए बैंडेज का रैपर अलग करके कांपते हाथों से उसके पुष्ट पर लगा दी, जो खामोशी से अपना हाथ अब तक वहीं टिकाए जमीन के चेहरे पर नजरें जमाए बैठा था। बैंडेज को देखकर उसके खूबसूरत नाबी लबों पर दिलकश मुस्कुराहट दौड़ गई। ब्राइट येलो रंग की बैंडेज छोटे बच्चों की थी जिस पर जाबजा कार्टून बने हुए थे। जरिक के अंगूठे पर एक छोटा सा जरिक के अंगूठे पर एक छोटा सा कट लग गया था। जरमीन ने वो बैंडेज जरक को लगाकर बाकी अपनी पॉकेट में रख ली थी और अब वहीं उस पुरस्कार नीली आंखों वाले शख्स को लगा दी थी। आई क्लॉड यू वेरी बैडली, आई एम सो सॉरी। वो बैंड लगाकर उसकी नीली आंखों में देखती शर्मिंदा हुई। वो हिनोज खामोशी से गहरी चादर ओढ़े बैठा उस पर नजरें जमाए हुए था। जरमीन को उसको देखने के अंदाज और नीली पुरस्कार बोलती आंखों से खौफ महसूस हुआ। गैर महसूस अंदाज में सिरकती हुई विंडो से साथ जा लगी। उसकी हरकत पर वो जेर लब मुस्कुराया। ट्रेन रुकते ही एक लम्हे की ताखीर किए बगैर ट्रेन से निकली और जरजान को कॉल करने लगी। उसे महसूस हुआ कि इसका पीछा करे। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, मगर सब अपने काम में मसरूफ थे। उसने सर झटक कर गर्दन वापस मोड़ी और दाएं जाने मुड़ी। कैटाकॉम्स ऑफ पेरिस वर्किंग डे में देखने आई थी, जिसकी वजह से जरजान के अलावा उसके साथ नहीं आ सकता था, मगर जरजान के कहने के बावजूद अब फिर अकेली आ गई, मगर अब पछतावा हो रहा था। वर्किंग डे होने के बावजूद यहाँ काफी रिश्ता कई मरतबा यहाँ आ चुकी थी, मगर ऐसी जगह हमेशा अट्रैक्ट करती थी। कैटाकॉम्स करती थी। जब वो फ्रांस आती थी जरूर विजिट करती थी। वो खोपड़ियों के एक गोल दायरे के पास खड़ी बहुत महवियत से शक्ल पर गौर कर रही थी, जब अचानक किसी ने पीछे से सामने आकर अपने सीने से लगाकर खुद में भेजा। मुजाहमत के तौर पर उसकी मजबूत मगर नरम गिरफ्त में मचल के रह गई। अचानक उस इत्तेफाक पर उसकी आंखें पटी की पटी रह गई। उसे पीछे धकेलने की खूब कोशिश करी थी, मगर पहाड़ सा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। नीम अंधेरे में खड़े वजूद को देखकर उसका बहाल होता सांस दोबारा बंद होने के करीब था। सिकंदर फ्रांस में एक मिशन के सिलसिले आया था। वो अंडरग्राउंड ट्रेन में बैठा हुआ था जब उसकी नजर एक उधेड़ उम्र औरत पर पड़ी जो खड़ी हुई है। उसने अपनी जगह पर बैठा खुद खड़ा हो गया। उसे झटी निगाह पूरी ट्रेन पर दौड़ाई। ट्रेन के सबसे आखिर पर एक अलग बैठी हुई लड़की के साथ वाली नशिस्त खाली थी। वो डीप चेहरी ब्राउन बालों वाली लड़की अपना चेहरा विंडो की जानब की बैठी थी और कंधों पर आते बाल उसकी तरफ आधे नजर आते चेहरे को भी छुपाए हुए थे, जिस सबब उसका चेहरा नहीं देख पाता, मगर नशिस्त खाली देखकर उसकी तरफ बढ़ गया। जैसे ही लड़की के साथ बैठा, फौरन लड़की बेचैन होती अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर नाखून उसके हाथ की पुष्ट पर गाड़ गई। उसने हैरान होते आगे होकर चेहरा देखा तो वहीं साकित हो गया। उसकी मीने आंखें नीचे दिल पर हाथ रखे लरजती पलकों और कपकपाते लबों के साथ अक्सर मुख्तलिफ हुलिये में सिकंदर को साकित कर गई थी। उसकी हैरत का शदीद झटका लगा। जिस हुलिये में उसे कोई फ्रेंच लड़की समझ रहा था, वो तो उसकी मीने निकली थी। उसकी गहरी नजरों से बस साकित नजरें जमाए उसकी देखते जा रहा था। उसका हाथ देखकर परेशान होती कंफ्यूज होती उसके हाथ पे बच्चों वाला बैंडेज लगाकर उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। वो 2.25 माह बाद अपनी मीने को देख रहा था। अभी वो मुकम्मल तौर पर सैलाब ने हुआ कि ट्रेन रुकने पर जल्दी से उतरकर भाग गई। सिकंदर को अगले टर्मिनल पर आना था, मगर बेखुदी में जमीन के पीछे उतरा। ट्रेन से उतरकर जमीन के पीछे जाते उसने मोबाइल निकालकर एक नंबर पर मैसेज सेंड किया और वापस रखते हुए नीली आंखों से निकाले और फिर आंखों के नीचे और नाक पर मसनूई स्किन उतारी। कैटाकॉम्स ब्लॉन्ड बालों और बियर्ड के बोझ से चेहरे को आजाद किया और उस जगह में दिलचस्पी न होने के बावजूद जमीन के पीछे चला गया। जमीन अपने सामने सिकंदर को देखकर हैरत का बुत बनी खड़ी अब तक उसका चेहरा देख रही थी। सिकंदर उसका गाल सहलाता उसकी भीगी आंखों में देख रहा था। कुछ देर बाद वो ऐसे ही बेयकीनी से देखती रही, फिर अचानक पूरी शिद्दत से उसके सीने से लगी। इस वक्त दुख, अजियत, वहशत, नाराजगी सब की कैद से बाहर थी। सिकंदर को देखकर ये सब कहीं दूर जाके सोया था। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए उसके गिर्द अपना महफूज हिसार बांधकर उसके सर पर लब रखे वो पूरी की पूरी सिकंदर के चौड़े वजूद के पीछे चुप सी गई थी। कितनी ही देर वो सिकंदर के सीने से लगी उसके मजबूत दिल की धड़कन महसूस करती रही। सिकंदर उसकी पुष्ट सहलाता उसके सर पर बोसा देता अपने होने का यकीन दिला रहा था। सिकंदर को यही वक्त को यहीं कैद करना चाहता था जहाँ उसकी मीरें उसके साथ थी। आज हिजर के किसी खौफ ने सिकंदर को कैद नहीं किया था। आज वसल की राहत पर उसका यकीन बढ़ा था। कदे तवक्कुफ के बाद उसे हिसार में लिए बाहर के जाना पड़ा। जमीन उसके बाद कोई लफ्ज मुंह से अदा नहीं किया था। खामोशी से सिकंदर का हाथ थामे उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी।
सिकंदर उसके नॉर्मल अंदाज पर कुछ हैरान हुआ। ट्रेन के वापसी के सफर पर वहां से गाड़ी में सवार होते तक बिल्कुल खामोश थी। जरमीन का सर सिकंदर के कंधे पर था और सिकंदर एक हाथ से गिफ्ट फैलाया उसके हाथ से ड्राइव कर रहा था। हाथ गाड़ी चलाने के दौरान जरमीन को देखा जो उसके कंधे पर सर रखी आंखें मूंदे हुए थी। चेहरे पर फकत सुकून तारी था। उसकी तबीज खामोशी पर सिकंदर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने जरमीन का चेहरा थपथपाया मगर वैसे ही रही। आंखें खोलो मीने। सिकंदर ने परेशानी से उसका चेहरा फिर तबका। वो बेसुध थी। गाड़ी चलाने के बाद बार बार से बुलाता उसका चेहरा चपक रहा था मगर वो होशो खरोश से बेगाना थी। सिकंदर का दिल खौफ के मारे सुखड़ा। रैश ड्राइविंग करता अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचा और जरमीन को बाजू में उठाए अंदर की जाने पड़ा। रास्ते में ही उसने डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया था। जरमीन को बेड पर लेटाकर उस पर कंबल दुरुस्त करता जब डॉक्टर के आने की इत्तला मिली। सिकंदर ने डॉक्टर को अंदर बुलाने का कहा और बेसुध हुई जरमीन को पास बैठकर परेशानी से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। 2 मिनट बाद एक बेकिंग लेडी डॉक्टर मेड के साथ अंदर आई। सर, ये जिस मेंटल स्टेट से गुजर रही है इसके बाद इनकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है। इनफैक्ट ऐसे केसेस में पेशेंट नर्वस ब्रेकडाउन और कोमे का शिकार हो जाते हैं मगर ये स्वेर के सोने के शिकार से बच गए हैं। कुछ अरसे से शदीद मेंटल स्ट्रेस में मुब्तला आ रही है। इसके अचानक दिमाग को शॉक लगा है जिसके सबब इनका दिमाग सुन हो गया है। अब पेशेंट को किसी किस्म की परेशानी या स्ट्रेस से दूर रखें, उन्हें तवज्जो दें। बाकी मेडिसिन तो उनको रूटीन से इस्तेमाल करवाएं। खतरे की कोई बात नहीं है, बस इन्हें स्ट्रेस से दूर रखें और रेस्ट करने दें। जब ये उठेंगी तो फ्रेश और नॉर्मल होंगी। डॉक्टर ने जमीन का कंप्लीट चेकअप करने के बाद उसे कुछ इंजेक्शन लगा दिए। उसने फ्रेंच जबान में सिकंदर को तमाम तफसील से आगाह किया और फीस लेकर चली गई। उसके जाने के बाद सिकंदर दरवाजा बंद करके वापस मुड़ा। एक नजर जमीन पर डालकर फ्रेश होने चला गया। बात लेकर हाथों में तौलिया चलाता बाहर निकला और जमीन को देखकर तौलिया लटकाकर बालों में ब्रश करने लगा। ब्रश वापस रखकर जमीन के पास आकर बैठा है। उसी वक्त जमीन के जंपर की पॉकेट में पड़ा मोबाइल बज उठा। सिकंदर ने जल्दी से मोबाइल पॉकेट से निकालकर साइलेंट पर लगाया और एक नजर सोई हुई जमीन को देखा जो बेल की आवाज पर जरा से किसमिसाई थी। उसने गुस्से से सरजान की कॉल काटी और मोबाइल साइड पर रख दिया। सरजान जमीन के इंतजार कर रहा था मगर जब कहीं नहीं मिली तो उसे कॉल करता हुआ बाहर निकला। उसे अंदाजा हो गया था अपनी मर्जी से अकेली चली गई है। बेल जा रही थी मगर जमीन कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। उसे दोबारा ट्राई की मगर कॉल काट दी गई। उफ पाना, तुम मुझे पागल कर दोगी। कॉल कटने पर झंझलाता हुआ गाड़ी में सवार हुआ। मैंने मना किया था ना कि नहीं मत जाना और अब तो कॉल अटेंड कर लो। जान ने मैसेज सेंड करके मोबाइल डैशबोर्ड पर रखा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। क्या था कॉम से वो जानता था जमीन का प्लान देखने का था मगर कुदरत के प्लान से अक्सर अनजान था। उसने मतूबा टर्मिनल में पहुंचकर एक दफा फिर कॉल मिलाई जो उस पर साबित काट दी गई। फिर हीट बना बार बार कॉल करता रहा। बार बार कॉल करने पर बिलाखिर अटेंड कर ली थी। मानो की तरह मैंने मना भी किया था कि मेरी बीवी मेरे साथ बिल्कुल महफूज है, अब दोबारा कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। उसकी बात खत्म होने से पहले सिकंदर की सर्द खुश का आवाज एयरपीस से बुलंद होती कॉल काट दी। सरजान तो बुत बना वहीं खड़ा रह गया। मानो सिकंदर के पास कैसे पहुंचे। सिकंदर भी यहाँ है फ्रांस में, अगर वो इधर ही था उसने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। क्या वो जानता था कि मानो यही है या मानो को वापस लेने आया। वो इधर ही मोबाइल हाथ में पकड़े खड़ा था। कई सवाल उसके जहन में गर्दिश करने लगे। जिस कदर खुश सिकंदर का रवैया था अंदाजा था ऐसे सवालों के जवाब सिकंदर से नहीं ले सकता। उसे सोचते अपने बाप को कॉल मिलाया। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, सिकंदर ने आपको बताया था कब मानो को लेने आएगा। उसने सलाम के फौरी बाद पूछा। वालेकुम अस्सलाम, नहीं क्यों खैरियत है। उसने कदरे अंदाजो आवाजो अंदाज परेशान होते पूछा था। कुछ खास नहीं, बस आपका अनोखा सन इन लॉ बेसाबिक तीसरी बार अपनी ही बीवी को किडनैप करके हमें बताए बगैर अपने साथ ले गया। उसे दांत पीसते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर आलिम खान की परेशानी जाग की तरह बैठी थी। अब वो उसे कहीं भी अपने साथ ले जाए। ज़मीनी उसकी बीवी है और ज़र तुमने खुद से कहा था उसे लेने आएगा, हक रखता है। ज़रजान के लहजे में दबे दबे गुस्से को महसूस करके उन्होंने नरम अंदाज में समझाया। ज़रजान ने सर झटक दिया। जी बाबा जान, उससे बहस करना जरूरी नहीं समझा। उनसे बात करके उसने गाड़ी का रुख दरियाए क्लोजर की जानिब मोड़ दिया। सिकंदर के बगैर जमीन की उदासी हुई। उस जमीन का सिकंदर के पास होना अच्छा लगा मगर जमीन सिकंदर का जो अंदाज और एटीट्यूड था उस पर जरजान को गुस्सा आया था। सब बेखबर रखकर अपनी मर्जी से हर काम करता था। तरह क्लोजर के किनारे बैठा ठंडी हवा को महसूस करता है जमीन के फिक्र से आजाद हुआ था। अर्जुन का ख्याल आते ही उसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट दौड़ गया। बाकी के 10 पूरे दिन के बगैर जाने का सोच रहा था क्योंकि खुद जमीन की खातिर यहाँ आया था। अब वो यहाँ नहीं थी तो जरजान का यहाँ रहना बेमानी था। जैसे जैसे शाम के गहरे साए पेरिस को अपनी लपेट में ले रहे थे वैसे ही मॉल, सड़कों, थिएटर, जगह, रोशनी और लोगों की तादाद भी खातिर ख्वाह इजाफा हो रहा था। हर तरफ गहमा गहमी अरूज पर थी। ऐसे में पेरिस के एक महंगे तरीन रिहायशी इलाके एवेन्यू माइंगटन के एक अपार्टमेंट में गहरी खामोशी का राज था। सिकंदर अभी सो कर उठा था। जमीन अभी तक सो रही थी। सिकंदर ने एक नजर घड़ी पर डाली जो शाम के 8 बजाई थी। वही कमीने उसके किस फसाने पर सिकंदर ने उसे देखा जो कच्ची नींद में थी। सिकंदर ने उसके चेहरे से बाल हटाकर नरमी से उसके गाल थपथपाया। मुंदी मुंदी आंखें खोलकर उसने छत को देखते ही सिकंदर की मौजूदगी से भी खूब वाकिफ थी। ऐसा ऐसा दिमाग के पर्दे पर ट्रेन से लेकर कैटाकॉम्स में सिकंदर का आना, वहां ट्रेन से वापस लाना और किसी फिल्म की तरह चलने लगा। व्हाट हैपेंड। जरमीन सिकंदर को देखे बगैर उठी और कुछ दूर होकर बैठी। सिकंदर ने नागवारियत और अचंभे से उसकी हरकत की बाबत दरियाफ्त किया। नथिंग, मुझे आपसे बात नहीं करनी। उसके सामने देखते हुए सख्ती से कहा जबकि लहजे में खफकी और गहरे रंग नुमाया थे। उसके खफकी भरे लहजे पर सिकंदर के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखेरती। नाराज हो अपने हजाम से। सिकंदर ने
ज़ेलब मुस्कुराते उसके खफा चेहरे को मोहब्बत से देखा। ज़रमीन ने जवाब देने की बजाय मजीद मुंह फुलाया। सिकंदर की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। अपने हजाम से भी बात नहीं करोगी? उसने एब्रू उचकाकर पूछते हुए मोबाइल पर आने वाली कॉल काट दी। उसके मोबाइल की जानिब मुतवज्जो होने पर ज़रमीन मजीद तपी। मेरे से ज्यादा मोबाइल और दूसरी चीज जरूरी है ना? ना कि मुझे मनाया, ना पूछा कि मैं क्यों नाराज हूँ। और अपनी इन यूजलेस एक्टिविटीज अब तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी कर ले, मैं बिजी हूँ। वो खफकी से बड़बड़ाती हुई बेड से उतरी और फ्रेश होने चल दी। सिकंदर उसकी बड़बड़ाहट सुनता महफूज हो रहा था। कुछ देर बाद मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो सिकंदर कमरे में नहीं था। जमीन को शदीद झटका लगा। अगर मुझसे मोहब्बत करते तो आपको मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता। हजाम, आप कितने बदल गए हैं। मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मगर आपको क्या एहसास ही नहीं, आप बहुत बदल गए हैं। बालों में ब्रश करती बड़बड़ाती हुई रोने लगी। तो माँ का गुबार था जब सिकंदर के सामने आंसू की सूरत बह निकला। सिकंदर जिसकी बड़बड़ाहट सुनता महफूज हो रहा था, उसके रोने पर गड़बड़ा गया। किसने कहा मैं प्यार नहीं करता? तुम मुझसे जिंदगी जीने की नई रूह फूंकने वाली पहली लड़की हो, मेरी खुशी हो तुम। तुमसे कैसे मोहब्बत ना करूं? तुम मेरी रूह की साथी हो। उसका चेहरा हाथों में भरते हुए उसके आंसू साफ करता नरम अंदाज में अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत खौफजदा हो गया था बाबा, और जाने के बाद मैं तुम्हें भी खो दिया। तुम्हारा जाना सांसें खत्म होने जैसा था तुम्हारी। मुझे लगा मौजूदगी मुझे वहशत में सुकून अता करती है, तो मैं कैसे न करूं तुमसे मोहब्बत। गहरे अंधेरे के बाद फूटती खूबसूरत बेआरामी के बाद सुकून, क्रिस्टल ब्राउन आंखों में दुख के बाद खुशी की गहरी रोशनी चमकती। मैं आपसे अब भी नाराज हूँ। कदर तवक्कुफ के बाद जमीन की धीमी सी आवाज कमरे के खामोश माहौल में गूंजी। अब उसकी आवाज में खफकी से ज्यादा मान के रंग महसूस करते सिकंदर मुस्कुराया। रीजन? उससे ज़रा लब मुस्कुराहट दबाते ज़मीन के चेहरे की जानिब सवालिया नजरों से देखा। आपने मुझे अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? मुझे सब कुछ जड़ से पता चला। अगर वो ना बताता तो मैं आपको गलत समझती। अब उसके लहजे में खफकी के रंग थे। मैं तुम्हारी लाइफ पर रिस्क नहीं ले सकता था, इसी वजह से बहुत कुछ छुपाना पड़ा। सिकंदर ने नरमी से कहते हुए उसका हाथ पकड़ना चाहा, खफकी से पीछे हुई। आप एटलीस्ट मुझे उस रात तो बता सकते थे ना, जब मैं जा रही थी। आप तो तब भी डम बने हुए थे। उसे सिकंदर को जबरदस्ती पकड़ते उसके सीने पर मुक्के मारते हुए शदीद खफी का इजहार किया। मैं उस शाम डिनर पर सब कुछ बताना चाहता था मीने, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद तुम मुझे खुद को जस्टिफाई करने का मौका दिया बगैर ही मेरे मना करने के बावजूद चली गई। सिकंदर ने उसे नरमी से काबू करते जवाब दिया, व्हाटएवर, मुझे नहीं जाने देना चाहिए था आपको। आप मुझे बताना चाहिए था, बस आपको मुझे जबरदस्ती रोकना चाहिए था, ना कि जैसा हर दफा करते हैं। इतने दिन से मैंने रो रो कर स्पेंड किए हैं। हजर की जो तकलीफ मैंने बर्दाश्त की है और जो स्लीपलेस नाइट्स मैंने गुजारी है, उनका हिसाब कौन देगा? आप फिर से डम बन गए हैं। छोड़े मुझे, आपसे नहीं बोलती। लीव मी हजाम। बोलते बोलते उसकी आवाज रंगीन होती, उसकी खामोशी पर मजीद खफा होती। सिकंदर जो उसके गुजरने वाली तकलीफ सुनकर अपना दिल चीरता महसूस कर रहा था, उसके साथ हाथ छुड़वाने लगी थी। सिकंदर ने लब सख्ती से बेंच कर अपने साथ लिया। उसे जमीन का रोना तकलीफ दे रहा था, मगर उसका सर सहलाता उसे खुलकर रोने देना चाहता था कि उसके लिए सेहत के लिए बेहतर था। यस। दरवाजे की आवाज पर सिकंदर ने कहते हुए दरवाजे की चारों रुख फेरा। एक नौअमर लड़का, फ्रेंच लड़का, खाने की ट्रॉली लिए अंदर आया और सिकंदर के इशारे पर ट्रॉली बेड के पास रखकर वापस चला गया। काफी देर रो चुकने के बाद अब उसका दिल हल्का हो गया था। मुंह धोकर वापस आई तो सिकंदर उसी का इंतजार कर रहा था। सिकंदर ने अपने हिसार में बिठाते उस पर कंफर्टर सेट करके साइड टेबल खाने की ट्रे उठाई। जमीन ने बड़े सारे ट्रे में मौजूद चीजों को देखा, जिसमें मुख्तलिफ फ्रेंच डेजर्ट्स, फ्रेंच ब्रेड और सॉस था। क्या खाना है? उसने इंतहाई नरम अंदाज से पूछा। क्रीम कैरमल और ब्रेड पेपराइट। उसने मुझसे जमीन ने जवाब ना देने पर उसने खुद ही गैस करते हुए कैरामल उठाकर उसके मुंह के करीब किया। उसके सही गैस पर जमीन हैरान नहीं हुई थी। वो जानती थी सिकंदर को उसके दिल की बात जानने के लिए लफ्जों की जरूरत महसूस नहीं होती। हम फुल। उसके हाथ से थोड़ा सा खाकर जमीन ने हाथ उठाकर कहा, ओके भी ये खा लो। सिकंदर ने बचा हुआ कैरामल वापस रखते हुए ब्रेड पिज्जे की जानिब इशारा किया। आई लाइक इट। उसने फ्रेंच ब्रेड पर पिज्जा देखकर मुंह बनाते हुए नफी में सराहा। ओह, टेस्टलेस लगता है। सिकंदर ने मुस्कुराते इस्तफार किया। जमीन ने मुंह बनाते सारे इस बात में लाया, तो उसे सॉस के साथ लगा के खाओ ना, द मोस्ट स्पाइसी थिंग इन फ्रांस। उसने हंसते हुए डबल डबल सॉस ब्रेड पर लगाया। ट्राई इट। सिकंदर ने सॉस लगाकर ब्रेड उसके मुंह के करीब की तो जमीन ने मुंह खोल दिया। उसके खाने पर सिकंदर ने सवालिया नजरों से देखा। आई लाइक इट। जमीन ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। सिकंदर शुक्र मनाते ही खुद खाने लगा। सुकून से दबे पैर कमरे में घुसा और अपने पीछे ऐसे से दरवाजा बंद करके देखा। कमरा नीम अंधेरे में था। बेड खाली देखकर हैरान हुआ, तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। जल्दी से जूतों समेत बेड पर चढ़कर कंफर्टर में घुस गया। हरसम वॉशरूम से बेड पर आई और अपनी साइड से कंफर्टर उठाकर अंदर लेट गई। दफातन उसे एहसास हुआ कि उसके अलावा दूसरा कोई बेड पर मौजूद है। खौफ के मारे उसकी सांस सूख गई। उसने जरा सा गर्दन मोड़कर देखा और नीम अंधेरे में बिल्कुल अपने करीब किसी को मौजूद पाकर चीख पुकारती। इससे कबल ही जरजान ने सिरत से उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसकी चीख रोकी।
कि मैं हूँ अर्जुन, कितनी बार बताया कि मैं तुम्हारा जरजान ही हूँ। एक तो तुम मुझे इतनी जल्दी भूल जाती हो। जरजान ने नरमी और कुछ खफगी से उसके कान के करीब सरगोशी की। जरजान को पाकर जहाँ पर सुकून हुई, वहीं इस वक्त अपने कमरे में अचानक मौजूदगी पर घबराहट तारी हुई। जरजान उसकी हालत से कतई बेखबर कमरे में बंद दरवाजे पर एक एहतियात भरी नजर डालकर दोबारा अर्जुन की जाने मुतवज्जो हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? और मुझे मिस किया है, बस मैं ही वहां पागल हो रहा था। जरजान ने उसे तकिए पर सर रखे उसके चेहरे को देखते हुए शरारत से पूछा। उसकी नजरों से घबराती हुई सर इस बात में हिला गई। यू मीन तुमने भी मुझे इतना ही मिस किया जितना मैंने किया? जरजान ने बगौर उसका चेहरा देखते हुए पूछा। जी, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन समझने थे जो अब तक पेंडिंग है। उसकी बात पर जरजान के तासुरात यूं है गोया बिरयानी में इलायची आ गया। उसके चेहरे के बिगड़े जाविये देखकर अर्जम ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की। व्हाट्स दिस बिहेवियर अर्जम? उसने गर्दन जरा सी मोड़कर खफा नजरों से अर्जम को घूरा। उसके घूरने पर अर्जम की हंसी छूट गई। हंसते हंसते उठकर बैठ गई। उसे हंसते देखकर जरजान आंखें से कोड़े उसको मजीद खफगी से देखता हुआ खुद बीट बैठा। कुछ देर जरजान उसे यूं ही देखता रहा। धीरे धीरे उसके अनाबी लब्बे दिलकश फैलाव का शिकार हुए। कुछ ही देर में अर्जम के खनकते कहके के साथ जरजान का भी जिंदगी से भरपूर कहका कमरे में गूंज रहा था। जरजान, एक बात पूछूं आपसे? कदे तवक्कुफ के बाद अर्जम ने खामोश होते हुए कुछ झिझकते हुए उसे इस्तफार किया। हाँ बिल्कुल, जरूर पूछो। जरजान ने नरमी से कहते उसके हाथ की पुष्ट लबों से लगाई। खफीफ सा मुस्कुरा दी। मैंने आपकी फोरहेड किस वाली हरकत बहुत नोट किया। आप मम्मी को, मुझे, जरमीने को फोरहेड किस ही सबको देते हैं, क्यों? उसके सवाल पर जरजान के लब मुस्कुराहट में ढले। मेरी नजदीक इसका मतलब इज्जत और हिफाजत है। अगर तुम्हारे लिए कहूँ तो ये शो करती है कि तुम सिर्फ मेरी हो, और ये रिक्वेस्ट भी है कि मुझे छोड़कर मत जाना, और ये कि तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देखना चाहता। और ये मेरे और उस हर चीज के दरमियान जरूर आऊंगा जो तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगी। एंड फाइनली इट सेज आई लव यू एंड यू आर माय लेडी। जरदान ने मोहब्बत से नरम अंदाज में कहते हुए उसकी पेशानी पर लब रखी। अर्जम ने मुस्कुराते लबों से उसका नरम लम्स, मोहब्बत भरा लम्स महसूस करती खुद पर फख्र महसूस कर रही थी जिसे बिन मांगे इतना अच्छा शौहर मिला था। जी, सारे फंक्शंस पाकिस्तान में ही होंगे और मुझे मीने कही कि उसकी मर्जी के मुताबिक सब वैसा ही होगा। सिकंदर ब्लूटूथ डिवाइस कान में लगाए ड्राइवर करता बोला। उसने एक नजर साथ बैठी जमीन को देखा जो आज आसमानी रंग के शॉर्ट फ्रॉक और कैप्टी में मेकअप से पाक चेहरा लिए सर पर दुपट्टा टकाए हमेशा की तरह सिकंदर को मासूम लगी। वो एक माह कबल फ्रांस से आए थे। अब शादी की तैयारियां अरूज पर थी। आलम खान वगैरह भी पाकिस्तान आ चुके थे और अजलान भी आ रहा था। सिकंदर और जरमीन शॉपिंग से वापस आए थे जब आलम खान उसकी कॉल आने पर सिकंदर ने उन्हें आगाह किया। शॉपिंग के दौरान जरमीन की हरकत देखकर उन्हें साफ कह दिया था कि बाकी सब कुछ जरमीन की मर्जी से होगा। इतना भारी ब्राइडल ड्रेस देखकर ही मना करी थी उसके अंदर हैवी ड्रेस नहीं पहनेगी। मैंने आज तक इतने हैवी ड्रेसेस नहीं पहने, हजाम में ये बिल्कुल नहीं पहनूंगी। वो स्टील ग्रे रंग का खूबसूरत और ब्राइडल लहंगा देखकर जिसके हमरंग इतना भारी काम हुआ था, देखते ही बद की। सिकंदर ने प्यार से मुश्किल उसको राजी किया था। ब्राइडल ड्रेस तो ऐसे ही लेना पड़ेगा और उसे यकीन दहानी कराई और उसके साथ ही रहेगा। जो लेते वक्त एक अलग सर दर्द का सामना था। और हाई हील्स किसी सूरत पहनने पर राजी नहीं थी। हजाम, आप मुझको ही गिरा के दम लेंगे। पहले इसके अंदर ड्रेस लेके हैवी ड्रेस लेके दिया और अब ये हील्स, कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं आप मुझसे? उसके चिड़े हुए खपकी भरे अंदाज पर सिकंदर को उस पर प्यार और हंसी एक साथ आई। बड़ी खूबसूरती से अपनी हंसी का गला दबाकर सिकंदर ने नए सिरे से उसे समझाने लगा तो वो कभी उसे गिरने नहीं देगा। फिर ज्वेलरी और दूसरी चीजें लेते भी उसने कुछ ऐसे ही हंगामे किए और सिकंदर ने उसे समझा बुझा कर सब दिलवा दिया। जरमीन हमेशा से जरजान से अटैच रही थी। उसके साथ रहने हुए उसे फॉलो करते तकरीबन लड़कियों जैसी जिंदगी गुजारी और लड़कियों की तरह ना ही मेकअप करती, हैवी ड्रेसेस ना हील्स वगैरह। कपड़ों के मामले में भी अलग साबित हुई थी। इंतहाई कैजुअल ड्रेसेस पहनती या जीन्स शर्ट, मगर अब अपनी शादी पर ये सब नहीं कर सकती थी। जो करना था उसे मौत से बराबर लग रहा था। हजाम, मैं अब आपको बता रही हूँ कि मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करूंगी। सिकंदर आलम खान से बात करके फारिग हुआ था कि उसकी उंगली उठाकर मौन की। ओके डियर मीने। सिकंदर ने उसका वही हाथ थाम कर लबों से लगाया। आप जैसे कहोगी वैसे ही करेंगे। फाइन, लेकिन मैंने तो कहा था मुझे इतना हैवी ड्रेस और हील्स भी नहीं लेनी थी, मगर तब आपने मेरी नहीं सुनी। उसने कुछ निरूठेपन में जवाब दिया। जरूरी काम तो हो गए थे, बाकी सब तुम्हारी मर्जी से करवा देंगे। ओके, मगर मैं गिर जाऊंगी। हजाम, और फिर मुझ पर हंसा तो उस सब के दांत तोड़ दूंगी। ऐसे तो हमारा फंक्शन स्पॉइल हो जाएगा। उसने सिकंदर के कंधे पर सर रखते हुए परेशानी से कहा। सिकंदर मुस्कुरा दिया। अगर कोई मेरी मीने पर हंसा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इनफैक्ट हम दोनों ही अपनी शादी पर कैसे फाइट करेंगे तो फंक्शन स्पॉइल होने की बजाय यूनिक बन जाएगा। सिकंदर ने हंसते हुए कहा जो उसकी जिंदगी से भरपूर कहके के साथ गाड़ी में जमीन का खनखनाता कहका भी गूंजा। पूरे लॉन को खूबसूरती से सजाया गया था। रुखसती का फंक्शन शहर के बड़े से मैरिज लॉन में रखा गया। सबसे अच्छे इवेंट प्लानर्स को सजावट का सारा काम सौंपा गया, जिन्होंने पूरे लॉन को इस कदर खूबसूरती से सजाया था कि हर देखने वाला महबूब था। मेहंदी से कबल रणवीर सिकंदर को मुश्किल राजी करके आलम विला चली गई। मेहंदी पर निकाह की रस्म दोबारा अदा की गई। दुल्हन का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था जिसे जरजान लेने गया था। उसको मेकअप करवाने पर भी जरजान और सिकंदर ने बहुत मुश्किल से राजी किया था। बर्फानी लंगूर, खुद तो तुम इतने कंफर्टेबल ड्रेस में मजे से घूम रहे हो और मुझे इतना हैवी ड्रेस पहनाकर, हील्स पहनाकर, ये इतना हैवी मेकअप मुंह पर लगाकर प्लास्टिक की गुड़िया बना दिया। वो सैलून से निकलते ही उस पर चढ़ दौड़ी थी।
सजान जो खुद पहली मर्तबा जरमीन को इतने हैवी मेकअप ड्रेस में देख रहा था, शब से खड़ा दिल ही दिल में उसकी नजर उतार रहा था। उसकी बात तो अंदाज पर उदासी से मुस्कुराया। तो आज वाकई कोई गुड़िया लग रही थी। जरजान आज तक इतना उदास नहीं होता जितना आज अपनी मानो को दुल्हन बने देखकर अचानक हो गया। जमीन उससे बेखबर नहीं थी, आंखें नम हो गई। उससे बेसाख्ता आगे बढ़कर जमीन को गले लगाया, आंसू खुद ब खुद गालों पर बह निकले। जमीन जो खुद को परेशानी से देख रही थी, जरजान के अचानक रिएक्शन पर हैरान रह गई। उसका कुछ रिकॉर्ड लगाएगा मगर इमोशनल होकर उसे गले लगा लिया। उम्मीद करी थी उसे तंग करेगा, उसे नहीं सोचा था उसको इमोशनल कर देगा। जमीन ने बाजू उसके गिर फैलाकर तसल्ली देने की खातिर उसकी पीठ से लाई, वो भी मेकअप का ख्याल किए बगैर अपनी टेंशन भुलाए बेआवाज रोने लगी। सीधी गल ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा जो हजाम है ना, उसने मुझे आज के दिन भी नहीं बख्शा अगर उसे इल्म हो गया कि मैंने उसकी मीनी को रुलाया है। उसके रोने पर जरजान ने दिल खड़ा करके पीछे होकर उसके आंसू साफ करते डिपटते शरारत से कहा, तो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। इतना तो तुम्हें पता है कि तुम मुझे रुलाने पर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो स्टूपिड। पता है कि मुझे मीने कहने पर भी तुम्हारा हशर कर देंगे। जरमीन ने टिश्यू से आंसू साफ करते हुए हंसकर कहा। जरजान के दरवाजा खोलने पर लहंगा संभालती जरजान की मदद से गाड़ी में बैठी। सब इल्म है मानो जान, लेकिन उसे बताएगा कौन? जरजान ने उसे बाहर लटकता लहंगा उठाकर एहतियात से गाड़ी में रखते हुए हंसकर कहा, दरवाजा बंद करता ड्राइव करता रहा। मुझे खुद भी नहीं पता उन्हें कैसे हर बात का इल्म हो जाता है। जरमीन ने हैरानी से कहते हुए एक बेजारियत भरी नजर अपने नाखूनों पर डाली, जिनसे मना करने के बावजूद ब्यूटिशियन ने दुपट्टे की हमरंग नेल पेंट लगा दी थी। जरमीन ने आर्टिफिशियल नेल्स नहीं लगाने दिए थे, उसे जमीन के छोटे नाखूनों पर ही दुपट्टे की हमरंग कलेजी रंग की नेल पेंट लगा दी थी, जो उसके मैदे जैसे सफेद रंग पर बहुत खूबसूरत जच रही थी। सर मेरे हाथ हैवी लग रहे हैं और बाकी सब बहुत हैवी है, मैं कैसे चलूंगी? तो हील्स इतना हैवी ड्रेस। उसके चढ़ने पर जरजान मुस्कुराया, मानो मेरी जान डोंट वरी, जस्ट स्टे काम, मैं हेल्प करूंगा। ओके नाउ रिलैक्स, मैं हूं ना। जरजान ने नरमी से उसके गाल थपके समझाया तो उसे देखती सा हिला गई। जरजान ने आगे होकर उसके सर पर पोसा दिया और सीधा होकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। स्टेज पर बैठे कानों में लगे ब्लूटूथ डिवाइस से उनकी सारी बातें सुनता हुआ लब खींचते बैठा गया। बहुत सी लड़कियां उसे आए बढ़ती देखी थी, रवायती ड्रेस से हटकर जमीन के ड्रेस का हमरंग स्टील ग्रे टक्सीडोज पैंट पहने, हसल की भूरे बालों को जल की मदद से सेट किए, क्रिस्टल ब्राउन आंखों में बेजारियत और सर्द मोहिनी जमाए बैठा था। जैसे ही जरजान की गाड़ी आकर रुकी, फौरन उठकर बाहर की जाने पड़ा। उसको अचानक उठकर बाहर की जाने पड़ता देखकर सब तशवीश का इजहार करने लगे। आलम खान और गुलरुख का एक दोस्त अर्जुन का तारुफ करवा रहे थे। सिकंदर के अचानक उठकर बाहर जाने पर परेशानी से उसकी जाने पड़े, मगर तब तक लंबे लंबे तक बढ़ता बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो जमीन का हाथ थामे उसे सहारा देते अंदर ले आया, तो सब तशवीश खुद ब खुद का खत्म हुई। स्टेज पर चढ़कर सिकंदर ने झुककर उसका लहंगा संभालते हुए दूसरे हाथ से उसे सहारा देते स्टेज पर चढ़ने में मदद दी। उसे एहतियात से बचाकर खुद बैठा था। जमीन के लिए सिकंदर की केयर देखकर शुक्र मनाने नहीं थक रहे थे कि अल्लाह ने उनकी बेटी के लिए आलम खान और गुलरुख नसीब में इस कदर अच्छा शख्स लिखा था। अजलान को सिकंदर से मिलकर खास तौर पर जमीन की तरफ सिकंदर का मोहब्बत, इज्जत और मान और केयर भरा रवैया देखकर दिली खुशी महसूस हुई थी। ज़ीरक को अपनी आनी के लिए सिकंदर बिल्कुल नहीं पसंद आया, तो सिकंदर को देखते उसने आहिस्तगी से जमीन के कान में अपनी नापसंदीदी का इजहार किया, जिसे सुनकर जमीन खूब हंसी थी। Ani, this uncle type material doesn't suit you because you are such a pretty and fascinating girl. वज़ीरा की इस बात पर कितनी देर हंसी रही थी। जरजान को भी सिकंदर का ज़मीन की केयर करना उसका अंदाज़े मोहब्बत पसंद था, मगर सिकंदर की मखसूस हरकतें उसे गुस्सा दिलाती थी। सिकंदर ने अब बैठकर उसे देखा तो दंग रह गया। जिंदगी में पहली बार इस कदर खूबसूरत दुल्हन देख रहा था। शायद अपनी मीनी ही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती थी। वो नतीजे पर पहुंचने से कासिर था। अज़ाम अपनी आंखें कंट्रोल में रखे, वरना मैं अंधा करने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगी। उसके मुसलसल ऐसे ही देखते रहने पर जमीन ने सर झुकाए धीमे लहजे में गरा कर धमकी दी। इस पर सिकंदर मुस्कुराता हुआ सर सीधा कर गया। आज तो बेशक मैं अंधा भी हो जाऊं तो कोई दुख नहीं है। उसे दिल पर हाथ रख के जरा सा उसकी जानिब झिझकते हुए खामोशी की। जमीन ने उसकी पेट में कोहनी मारी, जिस पर सिकंदर हंस गया। जानती हूँ ना, तुम्हारे ये हाथ मुझे मीठा सा दर्द देते हैं। सिकंदर ने उसका हाथ थाम कर कहा, जिस पर वो जज्बर सी हो गई। पूरे लान में गूंजते कहके की गानों की आवाज, खानों की इश्तहा अंगेज खुशबू और रंग बिरंगे आंचल खूबसूरत शाम का माहौल बनाए हुए थे। रुखसी की बस जरमीन खूब रोई थी कि सबको रुला दिया था, मगर जरजान ने उसे कहीं ज्यादा रोया था। शाह पहले से आते वक्त सारा रास्ता रोती रही और सिकंदर चुप करवाता रहा। सिकंदर खुद कमरे में छोड़कर कुछ देर का इंतजार का बोलकर मेहमानों को फारिग करने गया था। उसके जाते ही जरमीन मुश्किल लहंगा संभालती बेड से उतरी और नंगे पांव जाकर ड्रेसिंग मिरर के आगे जा खड़ी। नजर अपने दिल के शराबे पर डाली। वाकई किसी को भी पागल कर देने की हद तक खूबसूरत प्यारी लग रही थी, मगर आदत से मजबूर थी, जो काम उसे नहीं करना था खराब कर देती थी। उसने पूरे हुलिये का एक तफसीली जायजा लिया और सोचने लगी कहाँ से शुरू करे। उसे पोर पोर सजाया गया था, मगर जिसके लिए सजाया था उसे दिखाए बगैर ही सब उतार रही थी। पहले ये उतारती हूँ। उससे दोनों कलाइयों में पहनी चूड़ियों की जानिब देखते हुए सोचा। पहले अपनी दाहिनी कलाई से एक करके उतारने लगी। थोड़ी सी चूड़ियां उतार कर थक गई, जबरदस्ती उतारने के चक्कर में हाथ सुख कर चुकी थी। सिकंदर कमरे में दाखिल हुआ, जमीन को बेड की बजाय ड्रेसिंग मिरर के आगे देखकर
खटका हुआ कमरे का दरवाजा बंद करके उसकी जाने पड़ा। दरवाजे की आवाज पर मुड़ी सिकंदर को देखकर उसके रूहान से चेहरे पर रौनक आ गई। थैंक गॉड निजाम आप आ गया। देखिए मुझसे ये सब नहीं उतरा, मुझे अभी भी चेंज करना है। मेरा फेस बहुत हैवी लग रहा है मेकअप की वजह से, इसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। प्लीज हेल्प मी। उसने हाथ में पकड़ी अंगूठी ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए अपने हुलिये पर परेशान नजर डालते सिकंदर गहरा सांस भर के रह गया। जस्ट रिलैक्स मीने। उसने जमीन को कंधों से थाम कर नरमी से कहते हुए उसे देखा। जब उसकी नजरें जमीन के सुर्ख हाथों पर पड़ी तो उसकी देवरी चढ़ी। और ये क्या कर लिया है? उसका हाथ थाम कर माथे पर बल डाले मुतसफ़िर हुआ। हजाम मैं इरिटेट हो रही हूँ, उसने मासूम शक्ल बनाते कहा। सिकंदर बस उसे देखता रह गया। ओके वेट। कुछ ही देर यूं ही देखते रहने के बाद उसे कहते हुए आगे बढ़कर ड्रेसिंग टेबल के दरवाजे से खूबसूरत ब्लैक केस निकाला और खोलकर जमीन के सामने किया। विल यू स्पेंड योर लाइफ होल लाइफ विद मी, a worthless thief who stole my heart and continue to take my breath away? Even you're looking breathtaking right now। वो साकित सी हल्की सी मुस्कुराहट से जाए खड़ी थी। कुछ देर बाद होश में आए तो उसे सर इस बात में हिलाते हुए मुस्कुराते हुए हाथ आगे कर दिया। क्रिस्टल ब्राउन आंखों की चमक बड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए केस से रिंग निकाल कर केस साइड पर रखा और जमीन के हाथों में पकड़ के तीसरी उंगली में पहनाकर उसका हाथ लबों से लगाया। अंगूठी देखकर जमीन साकी हुई। डोंट टेल मी ये पिंक स्टार डायमंड है हजाम। उसने फैली हुई नजरें सिकंदर पर टिकाई, मुस्कुराया। नॉट बैड। उसकी पहचान लेने पर सिकंदर ने मुस्कुराते हुए दाद दी। जमीन अब तक शक थी कि महंगा तरीन और सबसे यूनिक जेमस्टोन था। 5 साल बाद अर्जुन की स्टडी मुकम्मल होते ही शादी कर दी गई थी। जमीन की शादी के बाद वो दोनों अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और आजकल हनीमून पर वर्ल्ड टूर पे थे। इस वक्त बोलिविया के खूबसूरत अंडर वाटर रेस्टोरेंट में थे। इतनी बड़ी मछलियां देखकर अर्जुन खौफजदा हो रही थी। अर्जुन बी रिलैक्स्ड डियर। उसे अर्जुन के चेहरे का रुख अपनी जानिब करते हुए उसका हाथ पकड़ कर तसल्ली दी। आयुष श्योर ये ग्लास वॉल नहीं टूटेगी? उसने खौफजदा नजर उसकी तरफ डालकर जरजान को देखते हुए इस्तफाक किया। वो पहले भी कई दफा से ये सवाल पूछ चुकी थी। हर दफा जरजान उसे मोहब्बत से यकीन दिला रहा था, मगर उसे खौफ था कि वो ग्लास वॉल टूट जाएगी और सब बहकर इतनी बड़ी मछलियों की खुराक बन जाएंगे। अगर तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो तो हम आज लंच कहीं और कर लेते हैं, जरजान ने खड़े होते हुए कहा और उसका हाथ थाम कर उसे रोक गई। नहीं जर, मैं आपके साथ कहीं भी कंफर्टेबल फील करती हूँ, बस थोड़ा सा डर लग रहा है, मगर हम लंच यहीं करेंगे। उसने नरमी से अपने मखसूस धीमे लहजे में कहते हुए खौफजदा नजर फिर से उस पानी की तैरती मछलियों पर फेरी। जरजान ने गहरी सांस भरता सर झटक कर मुस्कुराता वापस बैठा। ओके अर्जुन एक काम करते हैं, पहले इन सारी फिशेस में सबसे छोटी फिश ढूंढूंगा, फिर तुम इससे छोटी ढूंढ कर दिखाना। ओके? जरजान ने कुछ सोचते हुए कहा तो सर इस बात में हिला गई। वो देखो ब्लूफिश कितनी छोटी और प्यारी है। उसने जरजान के इशारे की ताक़ुब में देखा। नजरों में खौफ की बजाय पसंदीदगी और इश्तियाक था। ऐसे ही जरजान पहले अपनी छोटी मछलियों की जाने मुतवज्जो करके उसकी पसंदीदगी देखता, फिर बड़ी मछलियों की तरफ आया जब तक उसका खौफ का असर जाहिर हो चुका था। कुछ ही देर में अर्जुन खौफ की बजाय इश्तियाक से देखती उन्हें सिराते हुए सी फूड लुत्फानंदोज हो रही थी। जरजान का ये करने का मकसद उसका ध्यान खौफ से हटाना था, जिसमें वो कामयाब रहा था। जरजान की ही बात खास थी, हमेशा अर्जुन को ऐसे डील करता था, उसे खबर भी नहीं होती थी, उस मसले से निकाल लेता था और उससे अर्जुन की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। वो कहे बगैर उसके दिल की बात जानकर उसे हैरान कर देता था। जरजान को पाकर अर्जुन का मोहब्बत पर अच्छे इंसानों पर यकीन पुख्ता हुआ था। उसे यकीन हुआ था कि सब रिश्ते से धोखा नहीं देते, बल्कि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो किसी हाल में नहीं छोड़ते, हमेशा साथ रहते हैं। जरजान और अर्जुन के रिश्ते में सबसे पहली चीज भरोसा आती, जिसे ना सिर्फ उनकी बाहमी मफाहिमत को बढ़ाया बल्कि उनके रिश्ते को मजबूत बुनियाद भी फराहम की। और अर्जुन को यकीन हुआ था जिन रिश्तों की बुनियाद पर मजबूत हो वो कभी नहीं टूटते। उफ हजाम, मैं आपके इस बेटे से तंग आ गई हूँ। भला कौन इतना शरारती होता है? जमीन ने लॉन की मट्टी में मिट्टी से हुए अपने 3 साल बेटे को देखते हुए सिकंदर से शिकायत पर आगे बढ़कर उसे उठाने लगी। सिकंदर ने उसकी बात पर मुस्कुराते उसे मना कर दिया। रुको, ये तुम्हारे कपड़े गंदे कर देगा। मी ने जमीन को मना करके उठा और उसे खुद मिट्टी से उठाते हुए हवा में उछाला। हंसता खिलखिलाता अपने मिट्टी वाले हाथ मुंह में डालने लगा। सिकंदर ने उसे गोद में पकड़ते उसके मुंह से मिट्टी वाली उंगलियां निकाली और जमीन को इशारा करता उसे अंदर की जाने पड़ा। जमीन सा झटक कर मुस्कुराती उसके पीछे हुई। अब इसने आपके कपड़े भी तो गंदे कर दिए ना हसाम। उसने सिकंदर की आसमानी रंग की स्पोर्ट शर्ट की तरफ इशारा करते हुए जिस पर जा बजा मिट्टी के दाग लग चुके थे। ना सिर्फ उसकी शर्ट बल्कि उसने मिट्टी से लथड़े हाथ भी उसके चेहरे पर मार मार कर सिकंदर का चेहरा भी मिट्टी से भर दिया था। वो खुश हो रहा था। मेरी खैर है, मगर इससे तुम्हें ऑलरेडी बहुत सिता लिया। मजीद सिकंदर ने अपनी नाक उसकी मिट्टी वाले गाल से मस करते हुए जमीन को जवाब दिया। ऐसा झटक मुस्कुरा दी। कमरे में जाकर सिकंदर ने अपनी शर्ट उतार कर और यजान को लिए वॉशरूम की जानिब चल दिया। जमीन वार्डरोब से दोनों के कपड़े निकाल रही थी। यजान को गोद में लिया, उसे शॉवर ऑन किया, उसको शॉवर के नीचे खड़ा होकर नरमी से उसके चेहरे और जिस्म से मिट्टी उतारने लगा।
सिकंदर अपने माजी के बारे में जरमीन को खुद सब कुछ बताया था, जिसे सुनकर वो रोई भी थी और सिकंदर को खूब तसल्ली भी थी। अपने बेटे की पैदाइश पर सिकंदर के ना चाहने के बावजूद भी उसका नाम यज़दान रखा था। वो गैर महफूज सा हो गया था। उसे खौफ था कि यज़दान की तरह वो अपने बेटे यज़दान के बाद वो उसके नाम से भी यकीन भी हिफाजत करने में नाकाम रहेगा। उसका बेटा उसे छीन लिया जाएगा। मगर जरमीन ने यकीन दिलाया था कि जैसे वो जरमीन को हर बला से महफूज बचाने में कामयाब ठहरा, वैसे ही अपने बेटे को हर दुश्मन से महफूज रखने में कामयाब रहेगा। उसको शॉवर दिलवा के बाहर आया तो जमीन यज़दान को उससे लेकर कपड़े पहनने लगी और सिकंदर शॉवर लेने वापस चला गया। मामा को क्यों इतना तंग करते हो? हाँ, यू स्पाइल ब्रॉड ब्राड जमीन उसको कपड़े पहनाते हुए प्यार से डांट रही थी। वो हंसता हुआ कभी जमीन के हाथ पकड़ता था तो कभी उसके गले में लटकता पेंडेंट जिसके सिरे पर नीली तितली लटकी हुई थी। उफ हसाम, ये इतना शरारती है और कभी कभार तो हद करता है। क्या आप इससे तंग नहीं आते? जमीन ने पुरसुकून सोई यज़दान को देखते हुए सिकंदर से पूछा। शॉवर लेकर वो सो गया था और सिकंदर अब लैपटॉप ऑन किए बैठा था। उसकी बात पर सिकंदर मुस्कुरा दिया। मैं कभी तुमसे तंग आया हूँ जो अपने बेटे से तंग आऊंगा माय डियर मी ने। सिकंदर ने लैपटॉप से नजरें हटाकर उसे देखते हुए शरारत से कहा। उसकी बात का मतलब समझती हैरान हुई धीमी आवाज में चीखी थी। हसाम, उसने सिकंदर को घूरते हुए क्वेश्चन मारा जिससे हंसते हुए कैच कर गया था। जहाँ जरमीन ने सिकंदर के तमाम खौफ अपनी मोहब्बत और एहसास से खत्म किए थे, वहीं सिकंदर भी जरमीन के हर खौफ को खत्म कर चुका था। जब उसे इल्म हुआ था कि जरमीन के खून की खौफ की वजह लुई है, वो एक शीटलैंड छोटा सा घोड़ा था जो आलम खान ने बचपन में उसे कहने पर गिफ्ट किया था। जरमीन तब 7 साल की थी जब उसने लुई को मरते देखा था। वो समर टूर पर गए थे तब एक जंगली जानवर ने लुई को शिकार बनाया था। अपने सबसे प्यारे दोस्त का बहता खून देखकर 7 साल बच्ची के दिमाग में खून का खौफ बैठ गया जो उम्र के साथ न कम हुआ न बढ़ा था। अपनी जगह पर ठहर सा गया मगर खूनी मनाजिर आज भी जमीन को खौफ की जंजीर में कैद कर लेते थे। हजाम ने ख्याल मान सब दिया था जो उसके हर जख्म पर मरहम साबित हुआ था।